हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर हम करवा रहे हैं जो आपका यूथ पब्लिकेशन का है, उसका जो प्रैक्टिस सेट आया है लेखपाल के लिए, ठीक है, उसको मैं करवा रहा हूँ। इसका फर्स्ट वीडियो आपको मिल चुका है जिसमें आपका 50 क्वेश्चन था। ये आपका सेकंड वीडियो था। एक दिन का गैप हुआ है, उसमें मैं थोड़ा सा बिजी था, सिस्टर का एंगेजमेंट था, उसमें बिजी था, इसीलिए नहीं आपका वीडियो आ पाया था। 51 आपका नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ से मैं करवाने वाला हूँ। आपको मैं पहले बता देना चाहता हूँ, जो नए स्टूडेंट हैं, मैं इसको किस प्रकार से आपको करवाता हूँ। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होंगे मैं उसको डिटेल में बताता हूँ। आपको भले ही काफ़ी टाइम लगे इसको करने में, लेकिन हर चीज़ें आपको डिटेल में बताया जाएगा। जो भी लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे होंगे उनको बता देना चाहता हूँ, चाहे आपका ग्राम विकास हो, चाहे आपका साइंस एंड टेक हो, हर टॉपिक का लगभग 200 से 300 क्वेश्चन करवाया जाएगा, ठीक है। इसी चैनल पर आपको जो भी लोग पेड कोर्स देते होंगे, आप देखिएगा लेखपाल के अंत तक आपको इतना मटेरियल यहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पर शुरू करते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करिएगा, ठीक है। सिर्फ इतना ही चाहता हूँ, यहाँ पर कोई भी आपको पेड कोर्स नहीं बेचा जाता है। सिर्फ आपको यहाँ पर जो भी चीज़ें प्रोवाइड किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड किया जाता है। तो देखते हैं, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो भी चीज़ें होंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके लगभग प्रीवियस ईयर के यूपी ट्रिपल एससी के हर चीज़ों में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक चीज़ों का डिटेल में एनालिसिस किया जाएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा सपोर्ट जरूर किया करिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन आपसे है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक बार में एक ही पेपर करवाऊँ लगभग 2 घंटे का या एक एक घंटे का, ठीक है। आप जैसा बताएंगे मैं वैसा करूँगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन क्या रहा है? 51 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में उभरते विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन ESTIC 2025 का उद्घाटन किया। जो हमने पहला 50 क्वेश्चन किया था वो तो हमने बुक में ही किया था। क्यों यहाँ पर इस टाइप का लेकर आया हूँ? क्योंकि वहाँ पर हमको लिखने का और भी फैक्ट बताने का स्पेस नहीं मिलता था, इसलिए इस टाइप के में हमने इसमें नोट में क्वेश्चन को रख दिया है। इसके बाद हमको स्पेस भी मिल जाएगा जो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसलिए इस टाइप के आया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, ESTIC 2025 का उद्घाटन किया, ठीक है। कह रहे हैं लखनऊ में, नई दिल्ली में, बंगलौर में, हैदराबाद में और उपयुक्त में से कोई में। आपको बताना है किस में। तो हम बता देना चाहते हैं आपको क्या है। ESTIC याद रख लेंगे क्या है। ESTIC इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव। ये आपका साइंस एंड टेक के क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव क्या है? 3 से 5 नवंबर 2025 को दिल्ली में आयोजित एक प्रमुख विज्ञान सम्मेलन है। क्या है? यह नई दिल्ली में आयोजित एक प्रमुख विज्ञान सम्मेलन है। DST द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए AI, ऊर्जा और क्वांटम साइंस जैसे 11 प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार सहयोग और 1 लाख करोड़ के RDI फंड को लॉन्च करेगा। 1 लाख करोड़ जो RDI है, रिसर्च डेवलपमेंट इनिशिएटिव फंड लॉन्च होगा, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे। इसका उद्घाटन किसने किया था? PM मोदी जी ने किया था। क्या था उद्देश्य? भारत को तकनीक उपभोक्ताओं से निर्माता और निर्यातक में बदलना और अनुसंधान को सरल बनाना। आयोजक किसने किया था? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PSA का कार्यालय, ठीक है। आपको ये याद रखना है। स्थान और तिथि क्या थी? भारत मंडपम नई दिल्ली। तो ये भी पूछ सकता है कि ESTIC ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में 3 से 5 नवंबर 2025 को ये आयोजित किया गया। कहाँ पर? 3 से 5 नवंबर 2025 को आयोजित किया गया। अब देखिए, 1 लाख करोड़ का रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन फंड जो निजी क्षेत्र के अनुसंधान को बढ़ावा देगा। थीम क्या था? अनुसंधान को सरल, पारदर्शी और परिणाममुखी बनाना, ईज ऑफ डूइंग रिसर्च। इसमें इन्होंने सब में भाग लिया। नोबेल पुरस्कार विजेता, वैज्ञानिक और उद्योग विशेषज्ञ के लोग लगभग 3000 लोग ने भाग लिया। तो ESTIC क्या उभरते विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन
कहाँ हुआ? नई दिल्ली में भारत मंडपम में। बस इतना ये क्वेश्चन आपको याद करना है। ये आपका गूगल से डाटा लिया गया, हर एक डाटा को, मतलब ये नहीं कि आपका यही क्वेश्चन बता देते हैं आगे बढ़ जाते हैं, ठीक, ऐसा नहीं, हर एक क्वेश्चन को आपको डिटेल में करवाया जाएगा। चलते हैं अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि। लीलावती सिद्धांत, दो पुस्तक है, एक है सिद्धांत शिरोमणि और एक याद रख लेंगे लीलावती। तो लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि जैसे प्रसिद्ध गणितीय ग्रंथों की रचना मध्यकाल के किस भारतीय विद्वान ने की थी? तो किसने किया था? तो ये देखिए लीलावती जो बुक है, यहाँ लिखा गया है संस्कृत में भास्कराचार्य द्वारा रचित, ठीक है। तो यहाँ पर भास्कराचार्य, ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा यहाँ पर ये रचित किया, मतलब लिखा गया है, किसके द्वारा? भास्कराचार्य सेकंड के द्वारा। इन्होंने क्या किया था? कैलकुलस और बीजगणित में बहुत से योगदान इन्होंने दिया था। लीलावती किसकी पुस्तक है? पहले हम लीलावती पर बात करेंगे, तब हम सिद्धांत शिरोमणि पर बात करेंगे। ये किसकी पुस्तक है? ये अंक गणित की पुस्तक है, याद रख लेंगे। ये किसकी पुस्तक है? ये अंक गणित की पुस्तक है। और ये याद रख लेंगे, इसमें अंक गणित को कविता के माध्यम से, जैसे कोई चीज़ आप कविता के माध्यम से पढ़ते हैं, सीख जाते हैं, और कोई चीज़ आप गद्य, मतलब जो उसको थ्योरी के फॉर्म में पढ़ते हैं तो सीख जाते हैं। मतलब एक गद्य के फॉर्म में पढ़ते हैं, एक पद्य के फॉर्म में, ठीक है। तो आपको इसको कविता के माध्यम से पढ़ा गया था, तो कविता के माध्यम से अंक गणित को समझाया गया है लीलावती पुस्तक में, जिसकी किसकी रचना है? भास्कराचार्य सेकंड की। अब सिद्धांत शिरोमणि क्या है? अब सिद्धांत शिरोमणि क्या है? यहाँ पर गणित और खगोल विज्ञान का ये विशाल ग्रंथ है। किसका है? ये गणित का और खगोल विज्ञान का, याद रख लेंगे, गणित और खगोल विज्ञान का दोनों का एक विशाल ग्रंथ है, ठीक है। तो दोनों याद रखेंगे, गणित खगोल का सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती अंक गणित का है, जिसको कविता के माध्यम से समझाया गया है, ठीक है। तो बस इतना इसमें ये याद रखना है। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, हम 10 बुक लिखेंगे, उन 10 बुक को आपको पढ़ना है जो हर बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। 10 बुक आपको याद करना है। बस मैं आपको जैसे कोई भी टॉपिक होगा उसके मैं कुछ ना कुछ याद करवाऊंगा, ताकि आपका हर जो आपका स्टैटिक जी के पोर्शन है वो कंप्लीट होता रहे, ठीक है। तो पहला आपका बुक कौन सा है? 10 बुक मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। पहला बुक नाम है अभ्युदय, ठीक है, अभ्युदय, ठीक है, अभ्युदय है। इसी में याद रख लेंगे लीडर, याद रख लेंगे लीडर, और हिंदुस्तान याद रख लेंगे, ठीक है, हिंदुस्तान, ठीक है। ये पहला बुक कितना हो गया? ये एक ही लीडर की या संपादक या लेखक की पुस्तक है, याद रखेंगे, ये हो गया। और दूसरा को क्या याद रख लेंगे? इंडिपेंडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इंडिपेंडेंट, ये आपका पूछा भी गया है, इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट याद रख। तीसरी पुस्तक याद रख लेंगे आप, गीता रहस्य, याद रख लेंगे, गीता रहस्य किसकी पुस्तक? आप देखिए 10 में आपको कितना बुक है जिसका संपादक आपको याद आ रहा है, ठीक है। अगर आपको 10 बुक में लगभग 5 से 6 भी याद आ गया तो लगभग आपकी जो तैयारी है वो अच्छी है, ठीक है। एक याद रख लेंगे, चौथा नंबर क्या है? सोम प्रकाश, सोम प्रकाश याद रख लेंगे, सोम प्रकाश किसकी पुस्तक है, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका याद रख लेंगे, अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है, ये पुस्तक बता दीजिए ये किसकी है। पांचवा हो गया, छठे नंबर का हो गया कॉमनवेल्थ, ठीक है, कॉमन व्हील, ये तो सिंपल है, कॉमन व्हील, ये पुस्तक बता दीजिए कॉमन व्हील किसकी है। इंडिया डिवाइडेड, 7वां नंबर का क्या है? इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, इंडिया डिवाइडेड किस पुस्तक है? 7वां हो गया। 8वां क्वेश्चन याद रख लेंगे, 8वां क्वेश्चन याद रखेंगे, सावित्री, ये पूछा गया है, सावित्री क्वेश्चन, ठीक है, ये सावित्री किसका है? तो ठीक है, सावित्री याद रख लेंगे। सावित्री के बाद याद रख लेंगे कामरेड, 9वां याद रख लेंगे, कामरेड, कामरेड, कामरेड याद रख लेंगे। और कौन सा याद रखेंगे? काल याद रखेंगे, 10वां काल, ठीक है। ये सब आपको बताना है किसकी कौन सी पुस्तक है। यही 10 क्वेश्चन, ऐसे जितने भी आपके लेखक के क्वेश्चन आएंगे, हम जितने भी टॉपिक, हम आपके जब तक पेपर नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा एक दिन में एक आए, नहीं तो हर दूसरे दिन में एक आएगा ही, ठीक है। तो मैं देखते हैं कैसा, अगर टाइम मिलेगा तो मैं एक दिन में एक दिन में 100 क्वेश्चन करवा ही सकता हूँ, ठीक है।
तो आप देखते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, नहीं तो 50 क्वेश्चन जरूर हो जाएगा, ठीक है। कह रहे हैं अभ्युदय लीडर और हिंदुस्तान, ठीक है। अब अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान किसका है, तो ये मदन मोहन मालवीय, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। मदन मोहन मालवीय की ये पुस्तक है। इंडिपेंडेंट किसकी पुस्तक है, मोतीलाल नेहरू की पुस्तक है इंडिपेंडेंट। गीता रहस्य महान किनको कहते हैं, महान बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक, इनकी पुस्तक है ये, ठीक है। इनकी है, अब मराठा भी याद रख लेंगे, केसरी, केसरी मराठी में छपती थी और द मराठा अंग्रेजी में छपती थी। सोम प्रकाश किसकी पुस्तक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पुस्तक है, ये याद रख लेंगे। अमृत बाजार पत्रिका, कभी भी अमृत बाजार पत्रिका आए तो ये दो लोग लिखे, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। तो याद रखेंगे शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, ठीक है। शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष की पुस्तक है अमृत बाजार पत्रिका। कामन बिल, कामन बिल तो सभी जानते होंगे, एनी बेसेंट की पुस्तक है, एनी बेसेंट की कामन। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है। सावित्री बताइए किसकी पुस्तक है, ये क्वेश्चन यूपीपीसी 1996 में आया सावित्री। तो सावित्री याद रख लेंगे, ये किसकी है, तो सावित्री अरविंद घोष की पुस्तक है, याद रखेंगे अरविंद घोष की पुस्तक है, ठीक है। कामरेड, कामरेड एक अच्छी पुस्तक है, ये बताइए ये कामरेड किसकी है, मोहम्मद अली, मोहम्मद मद अली, ठीक है, मोहम्मद अली पुस्तक है की पुस्तक है। काल किसका है, तो काल बताइए शिवराम महादेव प्रांजे। तो याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, शिवराम महादेव, महादेव प्रांजे, ठीक है, प्रांजे की पुस्तक है। तो काल शिवराम महादेव प्रांजे, कामरेड मोहम्मद अली, सावित्री अरविंद घोष, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कॉमन बिल एनी बेसेंट, अमृत बाजार पत्रिका, तो किसकी पुस्तक है, ये है शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष की, ठीक है। गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू इंडिपेंडेंट याद रख लेंगे, और मदन मोहन मालवीय अभ्युदय लीडर और हिंदुस्तान, तीनों याद रखेंगे। यहाँ पर इतनी पुस्तकें आपको याद करवा दिया आज ही, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मैं आपको याद ही करवा दूंगा। काल याद रख लेंगे, काल जब भगवान शिव क्या करते, शिव राम, यहाँ महादेव लिखा गया ना, तो भगवान शिव जब तीसरी आँख खोलते हैं, देखते नहीं है हमारे ये सीरियल दिखाते हैं, तो काल आ जाता है, तो काल आ जाता है, तो भगवान शिव काल, ऐसे याद रखिएगा। सावित्री अरविंद याद रख लेंगे, घोष, ठीक है, और सब तो याद ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हमारा क्या है। अब यहाँ देखते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस तरह का प्राकृतिक आपदा है, ये आपको बताना है। ये किस तरह का उष्णकटिबंधीय चक्रवात, क्या जलीय आपदा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, या वायुमंडल जीवमंडलीय है, या भौमिकीय या वायुमंडलीय है। तो यहाँ पर जो यहाँ आंसर दिया है वायुमंडलीय आपदा के बारे में बोला है। कह रहे हैं जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है ये किस प्रकार की आपदा है, वायुमंडलीय आपदा है, ठीक है। तो याद रख लेंगे वायुमंडलीय आपदा है, ठीक, उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है। क्यों, देखिए अब हम यहाँ जलीय भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब ये चक्रवात आता है तो कभी कभी ये समुद्र की ओर मुड़ता है और कभी कभी जमीन की ओर, तो लेकिन वायु तो हमेशा ही मौजूद रहेगी, चाहे ये समुद्र में रहे, चाहे ये जल में, ये भूमि में रहे, ठीक है। समुद्र मतलब सी या लैंड, चाहे जहाँ रहे, तो वायु तो हमेशा मौजूद रहेगी, इसीलिए ये वायुमंडलीय चक्रवात होता है, ठीक है। अब हम इसी के बारे में थोड़ा सा हम क्या क्या आपदा, यहाँ आपदा है ना, तो डिजास्टर से रिलेटेड हमारा टॉपिक है, हमारे क्या है सिलेबस में, उनको हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसका गठन कब हुआ था, 27 सितंबर 2006 को इसका गठन हुआ था। इस पीडीएफ को जो ये पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही सेम टू सेम पीडीएफ मैं वहाँ पर डाल दूंगा, कहाँ पे, टेलीग्राम पे, वहाँ से जाकर डाउनलोड करिएगा ताकि आपको इस सबको मतलब पढ़ने को मिल जाए, दोबारा कभी पढ़े, ठीक है। तो यहाँ क्या है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 27 सितंबर 2006 को इसका गठन हुआ था, किसका, राष्ट्रीय आपदा। अब देखिए ये ज़्यादा नहीं पूछता, ये पूछता है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कौन सा अधिनियम था, तो अधिनियम था आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 था। तो याद रख लेंगे ये 2000 क्या था, ये 2005 था, ये याद रख लेंगे, कई बार पूछा गया है, ठीक है, 2005 था।
इसकी प्रकृति क्या है, तो ये सांविधिक निकाय है। सांविधिक, संवैधानिक नहीं है, इसका कोई आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे। मैं कहूँगा ये डिजास्टर से रिलेटेड कोई आर्टिकल बता दीजिए तो आप नहीं बता पाएंगे, कोई आर्टिकल है ही नहीं। तो ये सांविधिक एक निकाय है। प्रबंधित आपदाएं, अब इसमें कौन कौन सी आपदाएं इसमें आती हैं, तो बाढ़ कहीं आ गया, भूकंप आ गया, भूस्खलन आ गया, वनाग्नि आ गया, ठीक है, ज्वालामुखी हो गया, या सुनामी आ गया। ये सब क्या है, ये आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ कैसे 27 सितंबर को क्या है, वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है। ठीक है, तो यही से याद करिएगा। देखते नहीं, जहाँ टूरिज्म में घूमने उमने जाते हैं वहीं पर वो बाढ़ आ जाता है, कभी भूकंप आ जाता है, तो काफ़ी टूरिज्म की मौत हो जाती है। तो ठीक है, तो याद रखिएगा 27 सितंबर का इसको गठन हुआ था 2006 में, और ये 2005 का नियम है। ये हो गया। अब यहाँ 3 स्तर में ये डिवाइड किया गया है। एक होता है एनडीएमए, एक होता है एसडीएमए, और एक होता है डीडीएमए। एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की संरचना बोल रहे हैं, कर रहे हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है, मतलब जो सुप्रीम लीडर होता है एनडीएमए का, वो कौन होता है, तो हमारे प्रधानमंत्री इसके सुप्रीम लीडर है। ठीक है, तो कौन सुप्रीम लीडर है, प्रधानमंत्री। अधिकतम इसमें कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 5 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। और ये जो 5 सदस्य हैं, ये जो प्रधानमंत्री अध्यक्ष है, इन्हीं के द्वारा वो नामित किए जाते हैं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा नामित किए जाते हैं। उपाध्यक्ष कौन होता है, सदस्यों में से एक को उपाध्यक्ष। अब देखिए प्रधानमंत्री के पास इतना कार्य होता है कि मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं इतना इंपॉर्टेंट कार्य नहीं है, लेकिन बाई चांस से प्रधानमंत्री जी कहीं गए हैं, मान लीजिए प्रधानमंत्री जी अमेरिका दौरे पर हैं, ठीक है, या आपका चाइना दौरे पर है, तो क्या हो, कोई आपदा आ गई, आपदा बता के थोड़ी आती कि आज हम आएंगे, कोई आपदा आ गई। इसके बाद अब इतना जल्दी मीटिंग कर रहे हैं, किससे, ट्रंप से मीटिंग कर रहे हैं मोदी जी। अब कोई आपदा आ गई तो ये सोचेंगे कि ट्रंप की मीटिंग ख़त्म हो इसके बाद फ़ोन कर, ऐसा नहीं है। तो उपाध्यक्ष लगभग संभालता है हर चीज़ें। ठीक है, तो सदस्यों में से एक राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन हेतु सर्वोच्च निकाय, तो इसका उपाध्यक्ष जो है इसी में प्रधानमंत्री ही नामित करते हैं कि आप देखभाल करिएगा पूरा हर चीज़। ठीक है, तो उपाध्यक्ष हर चीज़ संभालता है। तो नीतियाँ, योजना निर्माण, रोकथाम, समन, तैयारी, दिशा निर्देश निर्धारित, ये सब किया जाता है। तो यहाँ क्या याद करना है, अधिकतम 5 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष द्वारा ये सदस्य नामित किए जाते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है, एनडीएमए का, कई बार पूछा गया है, एनडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है, ये हमारे पीएम होते हैं, मोदी जी होंगे। ठीक है, ये याद रखें, मतलब जो कोई भी प्रधानमंत्री होगा तो वही होंगे। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए एसडीएमए, तो जब ऊपर लेवल पर प्रधानमंत्री हैं तो उससे नीचे लेवल पर मुख्यमंत्री होंगे, तो यहाँ योगी जी आएंगे। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन होंगे, यहाँ मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं, तो मुख्यमंत्री यहाँ पर अध्यक्ष होते हैं। सदस्य 8 अध्यक्ष द्वारा नामित होते हैं। तो एसडीएमए में 8 सदस्य होते हैं। उपाध्यक्ष सदस्यों में से एक नामित मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, उपाध्यक्ष क्या होता है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। ऐसे जैसे यहाँ पर था, यहाँ ये भी है। राज्य स्तर पर ये होता है। नीति निर्माण और एनडीएमए द्वारा जो दिशा निर्देश दिया जाता है उसको ये इम्प्लीमेंट करता है, स्वीकृत करता है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। तो एसडीएमए में कितने सदस्य होते हैं, एसडीएमए में 8 सदस्य होते हैं, एनडीएमए में 5 सदस्य होते हैं। अब डीडीएमए, ठीक है, ये वाला आपका ये डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये याद रखिए, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, प्रत्येक जिले में एक। इसका अध्यक्ष कौन होता है, जिला अधिकारी होता है, उपायुक्त होता है। सदस्य अधिकतम 7 होते हैं। मुख्य कार्यपालक अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया। यहाँ इसका जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है डीडीएमए का, उसको कौन नियुक्त करता है, राज्य सरकार नियुक्त करता है। जिला स्तर पर योजना कार्यान्वयन इन सब का निर्माण करता है कि किस प्रकार से बचाया जा सके। ठीक है, तो डीडीएमए का भी अच्छा कार्य होता है, एसडीएमए का और एनडीएमए का। तो सब याद रख लेंगे सबका कौन कौन सा कार्य होता है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछे डीडीएमए का मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो होता है वो किसके द्वारा नियुक्त होता है, तो राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त होता है। डीडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है, जिलाधिकारी होता है या उपायुक्त होता है इसका अध्यक्ष। कह सकते हैं कि एसडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो अगर मैं 5 बात करूं तो यन लाइएगा, नेशनल वाला। अगर मैं 8 बात करूं तो यस लाइएगा। यस ऐसे बनता है ना, ऐसे घुमा दीजिएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम डी बात करें
तो डी मतलब आपका 7 सदस्य इसमें होते हैं। तो क्या होता है, अधिकतम 7 सदस्य होते हैं। डी मतलब धोनी, ठीक है, धोनी। तो धोनी का जर्सी नंबर 7 था, तो आपको याद हो गया, इतना आपको याद कर लेना है। चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं। याद अगर लग रहा होगा कि आपको कुछ चीज़ें बताई जा रही, स्पेशल बताई जा रही है, तो प्लीज़ शेयर कर दिया करिए, ठीक है। अब देखिए कौन सा टैब आपको चार्ट प्रकार चुनने और एक्सेल के डाटा स्रोत को व्यवस्थित करने की अनुमति देता है। करें कौन सा ऐसा टैब है जो चार्ट प्रकार चुनने और एक्सेल डाटा को व्यवस्थित, देखिए आप देखते होंगे एमएस वर्ड देखते होंगे, एमएस पावर पॉइंट देखते होंगे या एक्सेल देखते होंगे, तो एक वहाँ पर डिजाइन ऊपर आप देखेंगे एक डिजाइन टैब होता है, डिजाइन। तो उसमें क्या होता है डिजाइन में, तो डिजाइन में क्या होता है, डिजाइन जो टैब होता है उसका कार्य होता है किसी स्रोत को व्यवस्थित ढंग से रख देना, बस, ठीक है। तो जब आपको यहाँ क्वेश्चन यही पूछ रहा है कौन सा टैब चार्ट प्रकार को चुनने और एक्सेल डाटा को व्यवस्थित करने की अनुमति देता है, तो उसका नाम है डिजाइन टैब। डिजाइन टैब ऊपर सब दिया रहता है, होम दिया रहता है, डिजाइन दिया रहता है, और आपका फॉर्मेट टाइप, डेटा टाइप, लेआउट टाइप दिया रहता है। तो ये ऐसे ऐसे होती है। तो ये डिजाइन टाइप जो होता है यही काम करता है व्यवस्थित करने का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करें ब्लॉगिंग के लिए ऑफिस वर्ड 2007 में कौन सी नई सुविधा पेश की गई है। जो ऑफिस वर्ड 2007 है, ब्लॉगिंग के लिए कौन सी सुविधा इसमें पेश की गई है ये बताना है। तो ये कौन सी सुविधा इसमें पेश की गई है, तो वर्ड से सीधे ब्लॉगिंग कर देना है। जैसे क्या होता है, वर्ड को पहले कहीं कन्वर्ट करना पड़ता है, ये सब नहीं, अब क्या है वर्ड से सीधे ब्लॉगिंग कर देना है, यही सुविधा पेश की गई है ऑफिस वर्ड 2007 में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ देख लेते हैं बस इतना, ठीक है। करें आईपी को सबसे कम कॉमन डिनोमिनेटर प्रोटोकॉल क्यों माना जाता है। कहें जो आईपी है सबसे कम कॉमन डिनोमिनेटर प्रोटोकॉल क्या माना जाता है। तो आईपी क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अब देखिए आईपी क्या होता है, इसको कम है, अब इसका एक ही मतलब है कि इसको कम क्यों होता है, इसको बहुत कम मांगा जाता है क्योंकि यह उन नेटवर्क से बहुत कम मांग करता है जिन पर यह चलता है, ठीक है। मान लीजिए आप एक, ये क्या है, ये रोड है, ठीक है, आईपी ये एक रोड है। अब यहाँ पर आपका कोई सामान है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है, तो बीच में क्या होता है, बहुत से टोल प्लाजा पड़ते हैं ना। तो आप यहाँ से सामान ले जाने पे यहाँ भी टोल प्लाजा दे, यहाँ भी सब जगह आपको टोल प्लाजा, तब जाकर यहाँ पर आपको पहुँचना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा टोल प्लाजा की मांग होती है। तो यहाँ पर यही करें जो, लेकिन आईपी जो है, आईपी का यह उन नेटवर्क से बहुत कम मांग करता है जिन पर यह चलता है। ये क्या है, ये बहुत इन पर, ये इन पर चल रहा है, तो इनसे बहुत कम मांग करेगा, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे कि यहाँ पर आपका जिस पर यह काम कर रहा है उससे यह बहुत कम ये मान लीजिए, ये अब ये ट्रक चल रही है तो यहाँ सोचता है कि यहाँ हमको पानी मिल जाए, यहाँ आपको खाना मिल जाए, यहाँ पर कुछ मिल जाए, ठीक है, या हमारा क्या है यहाँ पैसा कम लगे। लेकिन यह सोचता क्या है, हमको बहुत कम चाहिए, ठीक है, लेकिन हम चलेंगे। तो याद रख लेंगे ये क्या करता है, बहुत कम काम मांग करता है। यह ना तो डाटा की डिलीवरी की गारंटी लेता है, जो आईपी होता है डाटा के डिलीवरी की गारंटी नहीं लेता, ना ही आर्डर देता है, ना क्वालिटी ऑफ सर्विस या सुरक्षा प्रदान करता है, किसी टाइप की सुरक्षा भी नहीं प्रदान करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे, ठीक है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, पैकेट को यहाँ से यहाँ पर आपको पहुँचाना, पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, आईपी का यही काम होता है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का काम क्या होता है, पैकेट्स को यहाँ से यहाँ पर भेजना, और बहुत कम मांगों के तहत, ठीक है, बहुत कम मांग, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये भेज रहा है लेकिन पैसे बहुत कम ले रहा है, इसका मतलब ऐसे समझ जाइएगा। इसका मतलब क्या होगा, यह उन नेटवर्क से बहुत कम मांग करता है जिन पर यह चलता है, आईपी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करें जब मेल सर्वर अन्य मेल सर्वरों को मेल भेजता है तो वह बन जाता है। तो देखिए क्या कह रहा है, वो क्या बन जाता है। अब देखिए मेल सर्वर क्या होता है, SMPT क्या होता है, इसका फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। देखिए एक ये है और एक ये है,
यहाँ से जो भेजा गया और यहाँ जो रिसीव किया गया, ठीक है, यहाँ जो रिसीव किया गया और यहाँ जो सेंड किया गया, सेंड वाले स्थान को क्या कहते हैं? सेंड वाले स्थान को क्लाइंट कहते हैं, क्लाइंट, SMTP। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये भी है और सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये भी है, लेकिन जो यहाँ सेंडर वाला होता है उसको क्या बोला जाता है? क्लाइंट बोला जाता है। और जो रिसीवर वाला होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको SMTP सर्वर बोला जाता है। ठीक है, ये देखिए, तो यही कह रहा है अन्य मेल सर्वरों को मेल भेजता है तो वह क्या बन जाता है? क्लाइंट SMTP बन जाता है या SMTP सर्वर बन जाता है? अब भेजना, यहाँ भेज रहा है ना, तो मतलब यहाँ क्या आ रहा है? यहाँ यहाँ ये जा रहा है, ठीक है, यहाँ भेज गया ना, तो वो क्या होता है? यहाँ भेज रहा है ना, ये सॉरी ये वाला जब भेजता है तो ये भेज रहा है ना, यहाँ रिसीव कर रहा है, तो यहाँ जब भेज रहा है, यहाँ भेज रहा है। अगर यहाँ लिखता है कि वो क्या कर रहा है? प्राप्त कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, तो प्राप्त में सर्वर वर्ड आ जाता है, लेकिन जब भेजना वर्ड आ जाता है तो वहाँ पर क्लाइंट वर्ड आता है। तो यहाँ पर भेज रहा है तो क्लाइंट SMTP, यहाँ पर प्राप्त कर रहा है तो सर्वर SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, तो एक सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एक क्लाइंट, ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। तो बस इतना ये आपको याद करना है। तो यहाँ कौन सा आंसर हो जाएगा? ये क्लाइंट होता है। ठीक है, क्लाइंट हमेशा भेजता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, करें निम्न में से कौन सा बैंकिंग लेन देन के लिए AEPS का उपयोग करके किया है? अब आप सोचे होंगे AEPS क्या है, तो AEPS का अगर फुल फॉर्म आप जान जाएंगे तो आप इस क्वेश्चन को बता देंगे। इसका फुल फॉर्म होता है आधार। ठीक है, आधार, ई मतलब क्या होता है? इनेबल। ठीक, इनेबल्ड, आधार इनेबल्ड पेमेंट। ठीक, पेमेंट सिस्टम। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, कह रहे हैं जो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है उससे क्या नगद की निकासी होगी या बैलेंस इंक्वायरी होगी, नगद जमा होगा या उपर्युक्त सभी होगा या कोई नहीं होगा? तो ये क्या होता है, जो SMTP होता है इससे क्या किया जाता है, जो जब भी आप बैंक में खाता खुलवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं, तो आपको आधार तो देना ही पड़ता है ना। इसके बाद आप उसको नगद निकालिए, नगद जमा करिए, बैलेंस इंक्वायरी करिए, फिर वो सेकेंडरी चीज़ होती है। लेकिन क्या होता है, पहले तो आपको ये सब चीज़ें क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। तो वही कह रहे हैं आधार इनेबल्ड पेमेंट जो सिस्टम होता है इसमें क्या किया जाता है, इसमें ये किया जाता है कि जो चाहे नगद निकासी, बैलेंस इंक्वायरी, नगद जमा, या आधार से आधार का डाटा जो ट्रांसफ़र होता है वो, या भीम आधार जो बनता है, भीम ऐप पर बनता है, वो सब क्या होता है, तो यहाँ पर डी वाला उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, डी। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या, ये वाला क्वेश्चन बताइए, आप डेबिट कार्ड का उपयोग करके ई-कॉमर्स साइट से कोई वस्तु खरीदने की प्रक्रिया में हैं। जैसे आप फ्लिपकार्ट पे गए, ठीक है, या अमेजॉन पे गए, ठीक है, तो जो या फ्लिपकार्ट या अमेजॉन पे गए तो वो वहाँ पर क्या करते हैं, डेबिट कार्ड का उपयोग करते हैं। तो ई-कॉमर्स साइट पर प्रक्रिया CVV नंबर की आवश्यकता होती है। जब आप वहाँ पर पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, CVV नंबर की आवश्यकता होती है। CVV नंबर क्या होता है, जब आप अपना कार्ड देखेंगे, मान लीजिए आपका कार्ड है, उस कार्ड के पीछे वाले साइड में देखेंगे 3 अंक का नंबर होता है, जैसे 125 होता है, 121 होता है, या 351 होता है, ऐसे कुछ नंबर होता है CVV नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं वो CVV का पूर्ण रूप क्या होता है, तो CVV का फुल फॉर्म क्या होता है, उसका फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। याद रख लेंगे, CVV का फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ठीक है, 3 अक्षर का लिखा रहता है कार्ड के पीछे, वही CVV होता है। तो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है उसका मतलब। नेक्स्ट देखते हैं 60 नंबर का, हम देखते हैं 60 नंबर हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है, PDF पोर्टेबल फाइल का एक प्रकार है। कह रहे हैं PDF जो होता है ये पोर्टेबल फाइल का एक प्रकार होता है। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं जिप फाइल कंप्रेस फाइल होती है। कह रहे हैं जिप फाइल जो होती है कम, आप देखते होंगे जब लैपटॉप में या अपने मोबाइल में जिप फाइल सेव करते होंगे तो एक बैग से ऐसे बन जाता होगा, कलर बैग बन जाता होगा ना,
वो जिप फाइल होती है। कोई भी फाइल जो होती है वो कंप्रेस होती है। जैसे मान लीजिए वो 3 GB की फाइल है तो 1 GB में आ जाती है, ठीक है, या और बहुत कम में आ जाती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, जिप फाइल कंप्रेस फाइल होती है, एकदम सही है। पीडीएफ पोर्टेबल फाइल का एक प्रकार है, आप एक जगह से दूसरी जगह उसको पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए क्या, आप इस लैपटॉप में बैठे हैं, किसी मोबाइल में पोर्ट कर दीजिए, या किसी मोबाइल से किसी और मोबाइल में कर दीजिए, लैपटॉप से लैपटॉप तक, तो वो पोर्टेबल होता है। तो ये भी सही है, भी सही है। प्रत्येक फाइल का एक प्राइमरी नाम होता है तथा एक्सटेंशन नाम होता है। हाँ, प्रत्येक फाइल का एक प्राइमरी नाम होता है और एक्सटेंशन नाम होता है। तो डॉट कहते हैं ना पीडीएफ, ठीक है, कहते हैं ना डॉट पीडीएफ, डॉट ओजी, कुछ नए ऐसा पीछे नहीं लिखा रहता। जैसे कोई फाइल जाता है तो डॉट EXE ऐसे कुछ लिखा रहता है, तो हर एक का नाम होता, आगे तो नाम लिखा रहता है, यहाँ पर क्या है, तो फिर डॉट डाल के पीडीएफ लिखा रहता है, जिप फाइल लिखा रहता है, कुछ तो लिखा ही रहता है। तो याद रख लेंगे, वो यही कह रहे हैं, प्रत्येक फाइल का प्राइमरी नाम होता है और एक्सटेंशन नाम होता है। कह रहे हैं एक फाइल के नाम में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता। कह रहे हैं जो स्पेशल कैरेक्टर होता है जैसे @ कह रहे हैं एक फाइल के नाम में नहीं हो सकता। तो ये गलत है, हो सकता है स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका गलत है। तो ये आपका डी वाला आपका गलत है। गलत पूछ रहा है तो गलत यही है आपका, ठीक है। तो गलत पूछा था तो गलत यही है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हमारा क्या है। अब देखिए, क्रिप्टो करेंसी लेन देन के लिए कौन सी तकनीक आधार, अभी आज से 2-4 मतलब कोरोना से पहले शायद, तो कुछ क्या था, आपका क्रिप्टो करेंसी लेन देन चल रहा था, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी बहुत चल रहा था। तो वो क्या कर रहे थे, क्रिप्टो करेंसी लेन देन के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो ब्लॉक चेन का प्रयोग किया जाता है। तो याद रख लेंगे, ब्लॉक चेन का प्रयोग क्रिप्टो करेंसी के लिए किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी के लिए ब्लॉक चेन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। कह रहे हैं बुनियादी मशीन लर्निंग प्रक्रिया की चरणों का सही क्रम कौन सा है। कह रहे हैं जो आपका बुनियादी मशीन लर्निंग प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम बताइए, वो कौन सा है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे कोई मशीन चलती है तो मशीन में पहले ये एक मशीन है और यहाँ तक जाना है डाटा। तो पहले हम आप डाटा का इनपुट तो देंगे, पहले डाटा को इकट्ठा करेंगे इनपुट देने के लिए। तो पहले हम डाटा को इनपुट देते हैं, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे, पहले हम डाटा इनपुट करते हैं। तो डेटा इनपुट करते हैं, ठीक है, पहले। फिर जैसे कोई भी डाटा पहले आप भेजते ही हैं, क्या पहले इसमें क्या कर रहा है, डाटा इनपुट के बाद अमूर्तन। अमूर्तन क्या होता है, अमूर्तन का इंग्लिश में नाम होता है एब्स्ट्रैक्शन। याद रख लेंगे, एब्स्ट्रैक्शन, ठीक, एब्स्ट्रैक्शन। मतलब उसको ये क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट उसमें करते हैं, ये अब्स्ट्रैक्शन, अब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। मतलब डाटा को हम लिए, अब इस किसी सिस्टम में उसको अब्स्ट्रैक्ट किए, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद उसको अलग फिर अलग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, ढेर सारा कबाड़ बटोर लिया, कबाड़ मतलब ले लिया, उसमें क्या है, कुछ लोहे हैं, कुछ प्लास्टिक है, कुछ पॉलीथीन है, हर चीज़ एक टाइप का। तो उसको आपने ये ले लिया, तो ये तो आपका डाटा हो गया। फिर उसको अब्स्ट्रैक्ट करेंगे, लोहा अलग करेंगे, प्लास्टिक अलग करेंगे, पॉलीथीन अलग करेंगे। तो ये इसके बाद उसका क्या करेंगे, जो करना होगा अलग करेंगे फिर, ठीक है। उसका फिर जनरलाइजेशन होता है, ठीक है, सामान्यीकरण लास्ट में। तो पहले डाटा इनपुट करेंगे, फिर अमूर्तन अब्स्ट्रैक्शन करेंगे, फिर आपका जनरलाइजेशन करेंगे। डेटा इनपुट, अमूर्तन और सामान्यीकरण। तो ये याद रखेंगे, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। डेटा इनपुट, अमूर्तन और सामान्यीकरण, ये 3 प्रक्रिया होती है, तीनों प्रक्रिया याद रख लेंगे, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। नहीं, देखते हैं हमारा क्या करा है। करे कौन सी संचार तकनीक अपनी कम बिजली खपत और लंबी दूरी की कनेक्टिविटी के लिए जानी जाती है, जो इसे आईओटी अनुप्रयोगों में लोकप्रिय बनाती है, बताइए। इंटरनेट ऑफ थिंग ये बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर आप अगर जैसे पेपर में बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, पेपर में बैठे हैं, अब आपको ये नहीं आ रहा है कि क्या करें, इसमें क्या हो सकता है। तो यहाँ पर याद रखेंगे, कह रहे हैं कि संचार तकनीक अपनी कम बिजली खपत और लंबी दूरी की कनेक्टिविटी। अच्छा, लंबी दूरी की जिसमें होगा उसमें वाईफाई काम करेगा, यही बताइए, उसमें वाईफाई काम करेगा, नहीं करेगा। वाईफाई अगर आपका लगा है तो पता चला घर के बाहर गए, जैसे रोड पे पहुंचे, वाईफाई काम करना बंद हो जाता है। तो लंबी दूरी कहाँ हो गया, तो ये तो एकदम गलत हो गया।
ब्लूटूथ आपका काम करेगा 10-12 मीटर, बहुत ज़्यादा काम करता है, या बहुत ज़्यादा आपका 50 मीटर काम कर लेता है। ठीक है, अब थोड़ी अच्छी ब्लूटूथ आ रहे हैं तो थोड़ा सा और काम कर लेगा, 100 मीटर 200 मीटर, बस इससे ज़्यादा नहीं काम करता। ठीक है, तो ये भी। और यहाँ कह रहे हैं लंबी दूरी कनेक्टिविटी के लिए एनएफसी, एनएफसी भी उतना नहीं काम कर पाएगा। ठीक है, अब कहा है लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क। अब देखिए वाइड यहाँ लिखा गया है, लंबी यहाँ लिखा गया है, तो कभी कभी ये अगर पता रहे कि क्वेश्चन हमको नहीं आ रहा है तो क्या करें, कुछ ऐसे ही लगाया करिए। तो ये क्या होता है, लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क इसका ये फुल फॉर्म होता है, इसे किया जा। अब इसका काम क्या होता है, जैसे आपका स्मार्ट कृषि हुआ, पर्यावरण निगरानी हुआ, ट्रैकिंग हुआ, ये सब में काम किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या करा है। कह रहे हैं किस प्रकार की मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्वयं फाइल में डेटा संग्रहित करती है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ, थोड़ा सा सुन लीजिए। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा ये इसलिए डिटेल बताएं ताकि आपको आगे भी जब क्वेश्चन मिले तो कर लें। अगर मैं आपसे कहूँ कि कंप्यूटर में मेमोरी कितने प्रकार की होती है, तो कंप्यूटर में अगर हम मेमोरी देखते हैं तो वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, कंप्यूटर में मेमोरी अगर हम देखते हैं तो वो दो प्रकार की होती है। उसको क्या कहते हैं, एक होती है प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी होती है, और एक होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। याद रखेंगे, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी में। जो प्राइमरी मेमोरी होती है ये मेन मेमोरी होती है, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ये मतलब द्वितीयक मेमोरी या गौड़ मेमोरी, ये सेकेंडरी सेकेंडरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी होती है, इतना याद रख लेंगे। ठीक है, तो एक प्राथमिक मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, द्वितीयक मेमोरी और प्राथमिक मेमोरी। अब देखते हैं, अगर हम प्राइमरी मेमोरी की हम बात करते हैं तो ये कितने प्रकार की होती है। हम कंप्यूटर में मेमोरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर में मेमोरी की बात करें, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। हम प्राइमरी जो मेन मेमोरी होती है उसकी। तो प्राथमिक मेमोरी क्या होता है, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, दो टाइप के होते हैं। तो दो टाइप के कौन से होते हैं, ये रैम जो आप यूज करते हैं मोबाइल में, और जो रोम यूज करते हैं। रैम और रोम क्या होता है, रैम रोम, जब आप मोबाइल खरीदने जाते हैं दुकान पे तो आपको क्या लगता है, वो दुकान वाला क्या कहता है, भैया ये आपका जो मोबाइल है 128 GB है, 128 GB है, और 500 इसका रैम कितना है, वो कहता है आपका रैम 4 4 आता है ना, 6 आता है, 8 आता है, ऐसे आता है। तो कहता है आपका 6 GB है, 8 GB इसका रैम है। अब तो 12 आने लगा ना, तो 12 GB इसका रैम है। तो यहाँ पर जो ये होता रैम, वो आपका कहता है, पहले 4 आता था, 2 आता था, 1 भी आता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 4 GB रैम है, या 6 GB रैम कहता है, या 8 GB रैम कहता है, या 12 GB रैम करता है, ऐसे कहता है। ठीक है, अब रोम क्या होता है, रोम आपका कहता है 128 GB है। ठीक है, 100 मतलब 256 GB, ऐसे 512 दे देता है, तो ये आपका रोम होता है। और ये दोनों किस में आता है, ये दोनों प्राइमरी में आता है, हमेशा ये याद रखें। ये नहीं कि एक रैम होता है एक रोम होता है, ये अलग अलग, दोनों ही प्राइमरी में आता है। अब रैम का फुल फॉर्म याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, अब इसका क्या होता है, इसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। तो ये रैम का फुल फॉर्म, रोम का फुल। कंप्यूटर दो प्रकार का होता है, एक कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। रैम में रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम आपका रीड ओनली मेमोरी। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे देखते हैं ताकि आपको इस थोड़ा सा बेसिक आइडिया मिल सके। रैम और रोम हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए रैम के भी आपके प्रकार होते हैं। तो रैम के कौन कौन से प्रकार होते हैं ये भी याद रख लेंगे। एक होता है एस रैम। ठीक है, क्या होता है, एस रैम होता है। ठीक है, एस रैम होता है। और एक क्या होता है, पी प्रकार, डी रैम होता है, डी रैम। ठीक है, रैम। ठीक है, एक यस रैम एक डी रैम होता है। रोम के कितने प्रकार के होते हैं ये भी याद रख लेंगे। रोम कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें कुछ याद रखेंगे। रोम आपका एक होता है पी रोम, एक होता है कौन सा,
ईपी रोम, ई लगा दीजिए, वही लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगा देंगे, डबल ई, एक ई यहाँ, ई फिर ई पी रोम, ऐसे लगा दीजिए, ठीक है। पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम, ठीक है। ये तीन प्रकार के इसमें याद रख लेंगे। अब देखिए इसी रैम में हम पढ़ रहे हैं एस रैम और डी रैम। अब यस रैम और डी रैम क्या होता है, इनका भी हमको पढ़ना है। एस रैम और डी रैम होता क्या है। अब देखिए अगर हम कहते हैं एस रैम क्या होता है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन, एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यही लगा दीजिएगा, खाली यस लगा दीजिएगा, ठीक है। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखिए क्या होता है, जो स्टैटिक होता है ये क्या होता है, ये डाटा को, जो डाटा होता है इसको ज़्यादा नहीं होल्ड करता, डाटा को कम होल्ड करता है, ठीक है। याद रख लेंगे, डाटा को कम होल्ड करता है, लेकिन ये फास्ट होता है। डाटा को कम होल्ड करता है बट ये फास्ट होता है। ये डाटा को ज़्यादा होल्ड करता है, डाटा को ज़्यादा होल्ड करता है, लेकिन ये क्या होता है, इसकी तुलना में स्लो होता, मैं नहीं कर रहा हूँ स्लो होता है, इसकी तुलना में एस रैम की तुलना में डी रैम स्लो होता है। बस इसमें ये दोनों याद, रैंडम एक्सेस मेमोरी दो टाइप के, एस रैम डी रैम। एस रैम क्या होता है, डाटा ज़्यादा कम होल्ड करता है, लेकिन अच्छा जैसे आपके ऊपर मैं सर पे क्या करता हूँ, 1 किलो कोई चीज़ रख दो, इसके ऊपर हम क्या कहें 10 किलो कोई, ये ज़्यादा तेज चल पाएगा कि ये ज़्यादा तेज चल पाएगा, एस रैम ज़्यादा तेज चल पाएगा ना, तो कम डाटा होल्ड करता है इसलिए ज़्यादा फास्ट होता है। डी रैम फास्ट ज़्यादा नहीं होता, याद रख लेंगे, ये डी रैम क्या होता है, फास्ट ज़्यादा नहीं होता। एस रैम को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती कि ये ऑलरेडी फास्ट होता है, ठीक है ये, और ये डी रैम को रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा स्लो चलता है, ज़्यादा पावर लेता है, रिफ्रेशिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बस इसमें दोनों में ये अंतर समझ लीजिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि एस रैम या डी रैम कौन ज़्यादा फास्ट होता है, तो डी रैम स्लो होता है, एस रैम फास्ट होता है, ठीक है। लेकिन डाटा को कौन ज़्यादा होल्ड करता है, डी रैम। अब देख रहे हैं हम करें पी रोम होता है, ई पी रोम होता है, ई पी रोम होता है, ये तीनों याद रख लेंगे, ये तीनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा। अब देखिए यहाँ होता क्या है, पी क्या होता है, पी, आप बताइए ये पी क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। तो पी रोम क्या होता है, अच्छा पहले एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, एक इसमें पूछता अस्थाई और अस्थाई। अगर हम रैम की बात करते हैं तो रैम हमेशा वोलेटाइल होता, वोलेटाइल मतलब अस्थाई होता है, तो याद रख लेंगे अस्थाई होता है रैम। रैम क्या होता है, अस्थाई होता है। और जो रोम होता है, रोम होता है ये नॉन वोलेटाइल होता है, ये याद रख लेंगे, ये अस्थाई मेमोरी कहलाता है। तो रोम क्या होता है, रोम जो होता है ये रोम में सब आ जाता है, चाहे पी रोम की बात करें, ई पी रोम की, डबल ई पी, इसमें सब कुछ क्या होता है, अस्थाई होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये अस्थाई मेमोरी होता है। रोम जो होता है रीड ओनली मेमोरी, ये अस्थाई होता है, और जो रैम होता है वो अस्थाई होता है। तो अब आपसे कहे कि वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, तो ये कहते हैं, ऐसे कहते हैं ना, वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। ये क्या होता है, रोम क्या होता है, नॉन वोलेटाइल। आप कैसे याद करेंगे, वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम याद कैसे करते हैं, कि ये अभी आ गया तो आपके दिमाग में आ गया कि ये नॉन वोलेटाइल है कि वोलेटाइल। तो यहाँ पर एन ओ, यहाँ ओ आ रहा है ना, यहाँ से आर के बाद ओ आ रहा है, यहाँ भी एन के बाद ओ आ रहा है, बस ऐसे याद करिएगा, एन के बाद ओ आ रहा है। रैम, अब हम कहें रैम तो आप बता दीजिएगा, अब रोम तो वो नॉन वोलेटाइल हो ही गया, तो ये वोलेटाइल हो जाएगा, बस ऐसे याद कर लीजिएगा ताकि याद हो जाए। हम कह रहे हैं पी रोम, अब पी रोम के आते हैं, पी रोम होता क्या है। पी रोम एक नॉन वोलेटाइल होता है, हमने पहले बता दिया। इसमें अगर कोई भी चीज़ें जब स्टोर हो जाती है तो उसको, मतलब जब कोई चीज़ लिखी जानकारी है, कोई जानकारी अस्थायी हो जाती है तो इसको मिटाया नहीं जा सकता, ये मिटता नहीं है। तो याद रख लेंगे, अगर इसमें कोई जानकारी स्टोर होती है तो मिटता नहीं है, याद रख लेंगे। पी रोम में इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मतलब इसमें प्रोग्राम जब कर दिया जाता है तो यह मिटता नहीं है। ये हो गया पी रोम हो गया। पी रोम, अब देखिए हम ई पी रोम क्या होता है, ई पी रोम क्या होता है, इरेजेबल, आगे ई का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका काम होता है। इसमें
क्या होता है, इसमें डाटा पराबैंगनी किरणों, अब देखो इरेज ना, इसमें डाटा को आप इरेज कर सकते हैं किसके द्वारा, ये पराबैंगनी जो किरण होता है उसके द्वारा इसके डाटा को इरेज कर सकते हैं। पराबैंगनी किरणों के द्वारा आप इसके डाटा को इरेज कर सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा आप डाटा को इरेज कर मतलब मिटा सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट मेमोरी कहते हैं, याद रख लेंगे, अल्ट्रा वायलेट मेमोरी कहते हैं, ठीक है, इसको यह। अब यहाँ पे EEPROM क्या होता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम। अब यहाँ पर ई का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रिक। अब यहाँ पर क्या होता है, इसके जो डाटा है, इसके डाटा को इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत के द्वारा मतलब इलेक्ट्रिक के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। तो याद रख लेंगे, इसको भी इरेज कर सकते हैं, इसको भी, लेकिन इसमें डाटा मिटता नहीं है। तो याद रख लेंगे, इसका मतलब इरेजेबल, इसका मतलब इलेक्ट्रिकली। इरेजेबल मतलब अल्ट्रा वायलेट के द्वारा इरेज कर सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं, या आपका पी मतलब परमानेंट, याद रख लेंगे, ये परमानेंट होता है। तो इतना आपको याद करना है। चलते हैं, न देखते हैं। करें, लैन में कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए समानता किस, कोई लैन, मान लीजिए आपके घर कोई वो जियो का टावर, वो एयरटेल का कोई फाइबर कनेक्शन आया है, तो कोई लाइन को मान लीजिए तार आया है, इसको कनेक्ट करना है, किससे कनेक्ट करेंगे, तो स्विच क्या काम करता है ना, राउटर थोड़ी है, रिपीटर थोड़ी है, मॉडेम थोड़ी है, स्विच काम करता है। तो याद रख लेंगे वो क्या काम करता है, स्विच इसका काम करता है। तो याद रखें क्या काम करता है, स्विच काम करता है उसको। अब देखिए राउटर क्या होता है, राउटर तो कुछ होता है, तो ये राउटर अलग अलग नेटवर्क को आपस में जोड़ता, मान लीजिए एक नेटवर्क आया, एक नेटवर्क आया, एक नेटवर्क आया, तो राउटर का काम होता है अलग अलग नेटवर्क को आपस में ऐड करना, ठीक है। तो राउटर का काम होता है, ये याद रख लेंगे राउटर का। तो ये याद लाइन हो गया और वैन हो गया, इसको जोड़ता है, ठीक है। आपके घर का जो लाइन होता है यही है राउटर, ठीक है। तो राउटर ये, लेकिन यहाँ पर डिवाइस को जो कनेक्ट करना है वो स्विच करता है, डिवाइस को स्विच करता है, नेटवर्क कौन कौन करता है, राउटर करता है। दोनों में अंतर समझिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रिपीटर क्या होता है, रिपीटर भी लिखा गया है। रिपीटर देखिए सिग्नल, जो सिग्नल होता है मजबूत करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो रिपीटर का उपयोग क्या किया जाता है, सिग्नल को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। तो रिपीटर सिग्नल को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। मॉडेम पहले आता था, अब नहीं आता है, ये इंटरनेट कनेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। एनालॉग डिजिटल मॉडेम होता है, इसमें सिम लगा दिया जाता है, एक जैसे आपका एक मॉडेम होगा, एक सिम लगा दिया जाता है तो वो इंटरनेट प्रोवाइड करता है, तो मॉडेम होता है, ठीक है। पहले आता था, अब नहीं आता, ठीक है। करें, दूध के खराब होने के का मुख्य कारण, मुख्य जैविक कारण क्या है। दूध जब खराब होता है तो उसका मुख्य जैविक कारण क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। दूध के खराब होने का मुख्य जैविक कारण क्या है। तो बैक्टीरिया द्वारा लैक्टोज का एक लैक्टिक एसिड में बदलना, जो लैक्टोज होता है वो लैक्टिक एसिड में जब बदल जाता है तो क्या होता है, दूध खराब हो जाता है, दूध का पीएच गिर जाता है और वो फट जाता है। तो अगर आपसे पूछे जब दूध खराब होने लगता है तो उसका पीएच बढ़ता है या घटता है, तो उसका पीएच क्या होता है, घटता रहता है, ठीक है। इसके बाद वो खराब हो जाता है। तो दूध के खराब होने का मुख्य कारण क्या है, बैक्टीरिया द्वारा लैक्टोज का लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो दूध खराब हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। 67 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम, करें विश्व बौद्धिक संपदा WIPO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। करें WIPO का मुख्यालय बताइए, ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। तो WIPO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका जिनेवा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, जिनेवा में पड़ता है, याद रखेंगे कहाँ पे पड़ेगा, ये आपका जिनेवा में पड़ेगा, ठीक है। तो WIPO का मुख्यालय कहाँ पे पड़ेगा, तो ये जिनेवा में पड़ेगा, ठीक है। हम कहते हैं UNO का मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है, UNO का मुख्यालय, तो UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क में पड़ता है। तो UNO याद रख लेंगे कहाँ पे पड़ता है, UNO का मुख्यालय, तो UNO का मुख्यालय याद रख लेंगे जिनेवा में पड़ता, न्यूयॉर्क में पड़ता है, ठीक है। WHO का मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है, ये आपका जिनेवा में। तो यहाँ पर जिनेवा में आपका WHO का भी पड़ता है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का भी मुख्यालय पड़ता है। दो चीज़ें बहुत पूछा जाता है, एक IMF पूछा जाता है, एक पूछा जाता है वर्ल्ड बैंक पूछा जाता है, ठीक है। ये दोनों बताना है, IMF का वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो ये वाशिंगटन DC में, याद रख लेंगे वाशिंगटन DC,
वो डब्ल्यू से ना वाशिंगटन याद रहे, IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का मुख्यालय आपका वाशिंगटन DC अमेरिका में पड़ता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पड़ेगा? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर पड़ेगा? तो ये पेरिस फ्रांस में पड़ता है, पेरिस फ्रांस में पड़ता है यूनेस्को। WTO का मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है? तो ये जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय। FAO का मुख्यालय रोम में पड़ता है, याद रखेंगे रोम में FAO का मुख्यालय पड़ता है। WMO का मुख्यालय कहाँ पड़ता है? WMA का मुख्यालय जिनेवा में पड़ता है, ठीक है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है। अब वही राष्ट्रीय आपदा वाला एक बार हम देख लेते हैं रिवीजन के लिए। 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सांविधिक निकाय है। बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, वनाग्नि, ज्वालामुखी, सुनामी, ये चीज़ें होती हैं। ये NDMA में, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसमें अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, अधिकतम 5 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष के द्वारा उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है। इसमें क्या 8 सदस्य होते हैं। SDMA में मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष जिला अधिकारी या उपायुक्त मतलब कमिश्नर जो होते हैं। सदस्य अधिकतम 7 सदस्य होते हैं इसमें, ठीक है। DDMA में याद है, DDMA में 7 सदस्य होते हैं, राज्य सरकार द्वारा इसका कार्य अधिकारी नियुक्त होता है। तो ये याद रख लिया, अभी हमने बताया है यही है, ठीक है। नहीं देखते हमारा क्या है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख होता है? ये देखिए क्वेश्चन आ भी गया, कह रहे राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का, राज्य बोल रहा है ना, SDMA यही कह रहे हैं ना। तो इसका मुख्य कौन होता है? तो इसका मुख्य कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो याद रख लेंगे कौन सा होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो ठीक है, यही देखिए क्वेश्चन आ भी गया। तो ये मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है। 8 इसके सदस्य होते हैं। अध्यक्ष नामित करता है उपाध्यक्ष को और सभी सदस्यों को, ठीक है। SDMA क्या होता है? DDMA क्या होता है? जिलाधिकारी या उपायुक्त। इसमें 7 है। DDMA में 7, 8, 5, तो 5, 8, 7 ऐसे याद रखिए, 5, 8, 7, मुझे लगता है याद हो गया होगा, ठीक है। तो मुख्यमंत्री होता है, ठीक है। राज्य वाला मुख्यमंत्री होता है, नेशनल वाला PM जी होते हैं, और D वाला डिस्ट्रिक्ट वाला कौन से होते हैं? आपके DM होते हैं, ठीक है। ये यार नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। क्या दक्षिण भारत के किस राज्य में भूस्खलन प्रवण क्षेत्र है? दक्षिण भारत के किस राज्य में भूस्खलन प्रवण क्षेत्र है? तमिलनाडु में, सिक्किम में, मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में? किस में है आपका ये बताना है। तो किस दक्षिण भारत के किस राज्य में भूस्खलन प्रवण क्षेत्र है? जैसे आपने पढ़ा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे भूस्खलन, ये आपका इस वाले एरिया में, ठीक है, जो हिली एरिया में या इस वाले में भूस्खलन ज़्यादा होता है। लेकिन कह रहे हैं दक्षिण भारत के किस राज्य में भूस्खलन प्रवण क्षेत्र आपका माना जाता है? तो यहाँ पर आप कह सकते हैं तमिलनाडु में कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ भूस्खलन प्रवण क्षेत्र है, ठीक है। भूस्खलनों में सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पे होता है? जम्मू कश्मीर में होता है, हिमाचल प्रदेश में होता है, उत्तराखंड में, सिक्किम में, और जो यहाँ ये पूरा एरिया है यहाँ भी होता है भूस्खलन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भूस्खलन आपका तमिलनाडु में मतलब होता है, जहाँ थोड़ा सा हिली एरिया आ जाता है वहाँ पर हो जाता है। चाहे महाराष्ट्र भी थोड़ा सा हिली एरिया है, तमिलनाडु, केरल, ठीक है, कुछ कुछ झेलना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका सबसे अच्छा अगर देखा जाए तो यहाँ पर कौन सा है पर्वत क्षेत्र? आपका तमिलनाडु। दक्षिण भारत कहाँ है? तो दक्षिण भारत में आपका तमिलनाडु आ जाता है। सिंपल क्वेश्चन था, नहीं देखते हैं क्या करें। AI और क्वांटम तकनीक से स्वदेशीकरण के प्रमुख बाधा क्या है? AI और क्वांटम तकनीक के स्वदेशीकरण का प्रमुख बाधा क्या है? तो क्या है उसका प्रमुख बाधा? क्या है? उच्च पूंजी निवेश और विशेषज्ञ मानव संसाधन की आवश्यकता, यही आपका प्रमुख बाधा है। तो उच्च पूंजी निवेश और विशेषज्ञ मानव संसाधन की आवश्यकता इसका क्या है? प्रमुख बाधा है, ठीक है। उच्च पूंजी, क्योंकि देखते हैं AI बहुत ज़्यादा, क्वांटम तकनीक बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो यही है इसका क्या है? तो इसका है यही कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पैसे भी लगते हैं, पूंजी भी, मानो सब कुछ लगता है, यही थोड़ा सा बाधा आ जाता है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। एड्ज AI का प्रमुख लाभ क्या है? एड्ज AI जो है इसका प्रमुख लाभ क्या है? तो एड्ज AI क्या है? देखिए एज AI जो है आपका ऑटोमेशन सिस्टम पे है, रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑटोमेशन सिस्टम। अब ऑटोमेशन सिस्टम होता क्या है थोड़ा सा मैं आप बता देना चाहता हूँ। जैसे ऑटोमेशन सिस्टम में आपका क्या होता है, मान लीजिए क्या है आपका कोई भी चीज़ें हों,
चाहे आपका कार हो, जैसे आपने कभी देखा होगा कि जब मेट्रो में जाते होंगे तो अपने आप दरवाज़ा गेट खुल जाता होगा, फिर अपने आप बंद हो जाता है, या किसी मॉल में जाते होंगे जो शीशे के गेट लगे होते हैं वो अपने आप खुल जाते हैं, बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो ऑटोमेशन सिस्टम पे वर्क कर रहा है आपका, ठीक है। तो याद रख लेंगे, एज एआई क्या है, ये रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑटोमेशन सिस्टम से इसका हर चीज़ों को बनाया जाएगा, ऑटोमेटिक बनाया, मतलब हर चीज़ें आपका मैन पावर की ज़रूरत कम लगेगी। अब वहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए मॉल में जा रहे हैं, कोई गेट खोलने के लिए खड़ा होगा तो उसको भी देना पड़ेगा। अब ऑटोमेशन, एक बार आप पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए तो आपका क्या हो जाए, गेट अपने आप खुल रहा, बंद हो रहा है, वहाँ किसी को लगाने की ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। तो याद रख लेंगे, ये क्या होता है, ये हर चीज़ें एज एआई से ऑटोमेशन, तो रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑटोमेशन सिस्टम से है इसका लाभ, ठीक है। नहीं देखते हमारा क्या है, एक मिनट, हाँ ये वाला देखते हैं। पंचायतों का लोकतंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों में कौन सा शामिल है, तो बताइए यहाँ पर पंचायतों में लोकतंत्र पर पड़ने वाले प्रभावों में कौन सा शामिल है। कौन सा पंचायतों में ये शामिल है, कह रहे हैं लोकतंत्र पर जो प्रभाव पड़ता है वो कौन सा प्रभाव यहाँ पर शामिल होता है। तो स्थानीय सशक्तिकरण, अच्छा, जैसे जो पंचायत होता है तो जो वहाँ के लोग होते हैं उनका सशक्तिकरण होता ही है ना, तो उनका सशक्तिकरण होता है। तो स्थानीय सशक्तिकरण एकदम आपका सही है। सामाजिक समावेशन, एक दूसरे को लोग जानते हैं, ठीक है, ये भी सही है। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है, सभी लोग, जैसे अभी आपका प्रधानी का चुनाव आएगा, ठीक है, गांव में, तो क्या होता है, लोग क्या होता है एकदम बढ़ चढ़ के सा, वो पीएम से भी, जो आपका सांसद का चुनाव होता है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है वहाँ के लोगों के लिए। मैं नहीं कहता कि सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन वहाँ के स्थानीय जनता के लिए वो इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो सोच भी नहीं सकते कि इससे आगे भी कुछ दुनिया होगी, ठीक है, वो इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो याद रख लेंगे, क्या ये बहुत अच्छी बात है कि लोग इस पर बढ़ चढ़कर आप ये लोकतांत्रिक जो ये आपका सिस्टम है इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है, इससे डेमोक्रेसी बनी रहती है। ये नहीं किसी का तानाशाही के से चला जाए कि हाँ वो प्रधान बन गया गांव का, ऐसा नहीं, ठीक है। तो हाँ, लेकिन अब भी होता है जहाँ जिसके पास ज़्यादा पैसा रहता है वो पैसा खर्च करता है और प्रधान बन जाता है, लेकिन ये सब रुकता है, बहुत ज़्यादा रुक नहीं पाता है, लेकिन अभी भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ पर उपयुक्त सभी, तो ये आपका डी वाला आंसर सही होगा, डी वाला आंसर सही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर हम थोड़ा पंचायत के बारे में देखते हैं तो गठन कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 में इसका गठन हुआ था। कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 में गठन हुआ था बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर। नागौर जिला में, ये याद रखेंगे, गठन नागौर जिला में पहली बार ये पंचायत को लागू किया गया था। कब दिवस मनाया जाता है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है, शासन का विकेंद्रीकरण, यही विकेंद्रीकरण वर्ड है, डिसेंट्रलाइजेशन, जो याद रख लेंगे, जो वर्ड है ये कई बार पूछा गया है आपके पेपर में, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे, कई बार ये पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं शासन प्रणाली, स्थानीय स्वशासन, याद रख लेंगे, शासन प्रणाली क्या है, स्थानीय स्वशासन है, ठीक है। तो इसका स्थानीय स्वशासन है, विकेंद्रीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ कह रहे हैं कि जो पंचायती राज है इसका गठन परिचय ये ऊपर हो गया। पृष्ठभूमि देखते हैं, स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, लॉर्ड रिपन। 1882 ईस्वी में रिपन के प्रस्ताव पर स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा, याद रखिएगा 1882 में इन्हीं ने प्रस्ताव दिया था, ठीक है, स्थानीय स्वशासन का। तो इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को, याद रखेंगे रिपन को, ठीक है। अब यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे, करें बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, याद रखिएगा, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का वो कॉन्सेप्ट दिया था। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, बलवंत राय मेहता समिति। तो मेहता का इन्हीं का चलता है, तो याद ही रहेगा, मेहता में 3 वर्ड आते हैं तो इन्होंने 3 स्तर का दे दिया। करें अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता हो गए, एक अशोक मेहता समिति हो गए,
इन्होंने द्विस्तरीय प्रणाली का दिया था। इन्होंने न्याय पंचायत भी एक कहा था, ये भी डिप्लोमा होना चाहिए। तो अशोक मेहता समिति याद रखेंगे दो, ये दूसरे नंबर पे है ना, तो इन्होंने दो प्रणाली बताया था। तो इन्होंने क्या किया था, द्विस्तरीय सिस्टम को बताया था। अब ये हो गया। जीपी के राव, जिला परिषद की सशक्त भूमिका, इन्होंने कहा था कि जिला परिषद की सशक्त भूमिका होना चाहिए और वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। तो वित्त आयोग का गठन किससे संबंधित है, जीबी के राव समिति में। अशोक मेहता 1977 याद रख लेंगे, ये 57 याद रख लेंगे, और 1985 जी बी के राव। ठीक है, तो जी बी के राव 1985 याद रखें, 85 जी ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, एल एम सिंघवी समिति, सिंघवी में 86 याद रखें, 1986 में एल एम पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने की बात किया गया था इसमें पहली बार। तो एल एम सिंघवी ने पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने की बात किए थे। पी के थुंगन समिति, तो पी के थुंगन समिति 1989 में पी के थुंगन समिति आई थी। राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा, ये भी संवैधानिक दर्जा, लेकिन पहली बार संवैधानिक दर्जा एल एम सिंघवी। तो सिंघवी ने संविधान आता है, शासन संवैधानिक दर्जा, और 6 आता है ना, 6 उसमें भी आता है, तो सिंघवी में ऐसे याद करेंगे। ठीक है, तो 6 सिंघवी। तो पहले आप एक बार आंख बंद करके, अगर मैं कहूँ बलवंत राय मेहता तो 1957 बताइएगा। ठीक है, 3 स्तर की। अगर हम कहें कि अशोक मेहता समिति तो 1977, ये डेट जरूर याद रखिएगा, ये 2 स्तरीय था। ठीक है, इन्होंने बताया था। जी वी के राव, तो ये याद रख लेंगे, ये 1985 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिला परिषद की सशक्त भूमिका के बारे में किसने बात किया था, जी वी के राव। करें एल एम सिंघवी समिति 1986 में। ठीक है, पहला मेरा वीडियो जो देखे होंगे उसमें भी बता चुका हूँ, हाँ बार बार इसको रिवीजन में करवाता हूँ। 1986 में जी वी के राव समिति, इन्होंने कहा था कि जी वी के राव, ये 85 ने 1986 में कौन सा, एल एम सिंघवी समिति, इन्होंने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा। ठीक है, पी के थुंगन समिति, इन्होंने भी राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचों की जांच पंचायतें द्वारा राज्य संस्थानों को संवैधानिक दर्जा। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। तो ये पी के थुंगन 1989 याद रखेंगे। ठीक है, सबका डेट कितना याद रखना, 1957 याद रखना है, 1977 याद रखना है, और 1985 याद रखना है, 86 याद रखना है, 1989 याद रखना है। आपका याद हो जाएगा। चलते हैं इससे, आई होप आपको याद हो गया होगा। भारत का पहला परमाणु बिजली घर, करें भारत का पहला, तो पहले यहाँ नाभिकीय परमाणु ऊर्जा, जनक कौन का है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इसके जनक हैं। वर्ष 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। कब स्थापना हुई थी, 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी। कब, 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई थी। वर्ष 1994 में, वो 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की, 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की, ये दोनों याद रख लेंगे। पहला विद्युत तारापुर की स्थापना 1969 में, भारत का पहला, तो यहाँ देखिए तारापुर। ठीक है, तारापुर, पहला विद्युत तारापुर की स्थापना 1969 में हुई थी। स्थापित क्षमता 8.8 गीगावाट। उत्पादन के लिए थोरियम यूरेनियम भारी जल की जरूरत होती है। ठीक है, अब देखते हैं तारापुर विद्युत गृह कहाँ है, तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो महाराष्ट्र में याद रखेंगे ऐसे। अब मैं बताइए, यहाँ पर तारापुर लिख दीजिए, तारापुर। इसके बाद रावत भाटा आप कहाँ रखेंगे, राजस्थान, तो रावत भाटा। ठीक है, रावत भाटा आपको यहाँ पर रखना है। ठीक है, रावत भाटा यहाँ हो गया, रावत भाटा राजस्थान हो गया। कलपक्कम, तो कलपक्कम आप तमिलनाडु रखेंगे, कलपक्कम आप तमिलनाडु रखेंगे। काकरापारा आप गुजरात रखेंगे। ठीक है, काकरापारा आप गुजरात रख देंगे, काकरापारा। नरौरा अपने उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश नरौरा। ठीक है, नरौरा। और क्या, कैगा आप कर्नाटक रख देंगे, कैगा। ठीक है, कैगा। ठीक है, ये कलपक्कम और कैगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और काकरापारा आप गुजरात रखेंगे, गुजरात में काकरापारा। ठीक है, कुडनकुलम तमिलनाडु, तो कुडनकुलम क्या रखेंगे, तो कुडनकुलम यहाँ पर तमिलनाडु,
नाडु। तो कल्पक्कम और ये कुडनकुलम कल्पक्कम दोनों ही तमिलनाडु होगा, काकरापारा गुजरात होगा, तारापुर महाराष्ट्र होगा, कैगा आपका कर्नाटक होगा, ठीक है, रावत भाटा आपका राजस्थान होगा, राजस्थान राज्य रावत भाटा, और उत्तर प्रदेश में नरौरा होगा, ठीक है, तो नरौरा आपका उत्तर प्रदेश है। तो ये याद रख लेंगे, सभी याद रख लेंगे ताकि आपको सभी याद हो जाए, ठीक है। नहीं, देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन से पर्वत चोटी अंडमान निकोबार के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है? कौन से पर्वत चोटी अंडमान निकोबार में? तो ये याद रख लेंगे, आपका जो सैंडल पीक है, सैंडल पीक उत्तरी क्षेत्र में, तो सैंडल पीक, ये देखिए सैंडल पीक एक नेशनल पार्क भी है, यहीं पर उत्तर में है, तो सैंडल पीक आपका उत्तर में है, ठीक है। तो याद रख लेंगे क्या है, सैंडल पीक आपको उत्तरी में मिल जाएगा, ठीक है। कितना मीटर ऊंचाई है इसका? 732 मीटर ऊंचा है, ठीक है, 732 मीटर ऊंचा है, ठीक है। अब देखिए मिडल बॉटम नेशनल पार्क यहाँ पर, नॉर्थ बॉटम नेशनल पार्क है, साउथ बॉटम नेशनल पार्क है, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क है, महात्मा गांधी नेशनल पार्क है, यहीं पर है, ठीक है। नीचे क्या है, ग्रेट निकोबार में कैंपबेल नेशनल पार्क है, और गलहतिया बे नेशनल पार्क है, गलहतिया और कैंपबेल दोनों, ये याद रख लेंगे। नहीं, देखते हमारा क्या कर रहा है। करें, निम्नलिखित में से किस नदी को और यहाँ पर विनाशक बाढ़ के कारण बिहार का शोक कहा जाता है? कौन सी नदी है जिसको बिहार का शोक कहा जाता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो क्या याद रखेंगे, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। नहीं, देखते हमारा क्या है। निम्नलिखित में कौन सा एक जूनोटिक पशुजन्य रोग है जो दूषित दुग्ध के सेवन से मनुष्यों में फैल सकता है? दूषित दुग्ध का अगर है उसमें मनुष्यों में फैल सकता है, ये बताना है। तो दूध के सेवन से मनुष्यों में फैलने वाला जूनोटिक रोग एच्छमा है। तो याद रख लेंगे क्या है, एच्छमा है, ठीक है, ये एच्छमा है, पशुजन्य रोग। सितंबर 2025 में देश में जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए पैकेज को स्वीकृति दी गई थी। कितने, मतलब जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए जो पैकेज को स्वीकृति दी गई थी, कितने? तो याद रख लेंगे कितना पैकेज, 69,725 करोड़ रुपए पैकेज की स्वीकृति दी गई। तो 69,725 करोड़ रुपए की पैकेज की अनुमति दी गई थी, ठीक है, जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए। नहीं, देखते हैं हमारा क्या है। सितंबर 2025 में किस प्रसिद्ध भारतीय लेखिका को बुकर पुरस्कार 2025 में शॉर्ट लिस्ट किया गया? बताइए, सितंबर 2025 में तो कौन है? शॉर्ट लिस्ट किया गया लेकिन जीत नहीं पाए जाए, ठीक है। तो इनका नाम है किरण देसाई, ठीक है, याद रखेंगे, किरण देसाई नाम है। इनकी पुस्तक के लिए किसको, इनकी पुस्तक उपन्यास था द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, ठीक है, इनकी पुस्तक भी याद रखेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। जून 2025 में अपने समृद्ध पकवानों के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश के किस शहर को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में गैस्ट्रोनॉमी शहर के रूप में शामिल किया गया? तो वो गैस्ट्रोनॉमी शहर के रूप में कौन है? तो ये लखनऊ है। तो याद रखेंगे, लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी शहर के रूप में शामिल किया गया है, ठीक है। कौन सा शहर है? तो आपका लखनऊ है, ठीक है। तो ये याद रखें, लखनऊ है। और अब इसके पहले कौन था? तो यह हैदराबाद। तो याद रख लेंगे, हैदराबाद भी आपका तेलंगाना की जो राजधानी है, गैस्ट्रोनॉमी की शहर का दर्जा प्राप्त हुआ था, हैदराबाद और लखनऊ, ठीक है, गैस्ट्रोनॉमी शहर के रूप में। जून 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिलों में इसरो ने इन स्पेस एंड ट्रस्ट टेक इंडिया कंपनी के संयुक्त प्रयास से रॉकेट व सैटेलाइट की सफल लॉन्च किया? तो रॉकेट और सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग याद रखिए कहाँ से, ये कुशीनगर, याद रख लेंगे क्या है, कुशीनगर जिले से इसरो इन स्पेस और ट्रस्ट टेक इंडिया के संयुक्त प्रयास था, ठीक है। तो याद रख लेंगे क्या है, कुशीनगर से ये किया गया। जून 2025 में डॉक्टर मयंक सिंह को द नेशनल डेंडिमर
एंड नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर अमेरिका का निदेशक नियुक्त किया गया, वो उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? द नेशनल डेनमर एंड नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर अमेरिका का निदेशक वो किस जिले से संबंधित है, ये बताना है। तो ये मिर्ज़ापुर के चुनार तहसील है मिर्ज़ापुर में, वहीं से ये संबंधित है। तो याद रख लेंगे, चुनार तहसील के नारायणपुर विकासखंड के बगही गांव के, जो लोग यहाँ से होंगे उनको याद पता होगा, नारायणपुर विकासखंड का बगही गांव है, वहीं के रहने वाले हैं, इनको नियुक्त किया गया है। भारतीय मूल के ये वैज्ञानिक हैं, बड़े वैज्ञानिक हैं। ठीक है, डॉक्टर मयंक सिंह। कर मानव पूंजी को बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है, मानव पूंजी को बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है, ये बताना है किसके लिए? तो ये संसाधनों का समुचित उस प्रयोग के लिए, उत्पादकता में वृद्धि के लिए, कुशलता में विकास के लिए, उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी के लिए करता है, बढ़ता हुआ विनियोग विकसित करता है सभी के लिए। करें, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? बताइए कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? तो आपका जो अनुच्छेद 112 है वो किससे संबंधित है? वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। 72 बहुत से इंपॉर्टेंट है, 72 याद रखिएगा। राष्ट्रपति के क्षमा देने की शक्ति है, राष्ट्रपति के क्षमा देने की शक्ति कौन सा है? ये 72। अनुच्छेद 112 क्या कहता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है। नहीं, देखते हैं, निम्नलिखित में भारत का मौद्रिक प्राधिकरण कौन है? जो आपका पैसे का अथॉरिटी होता है, किसके पास होता है? ठीक है, भारत का मौद्रिक, ये देखिए, भारत का चाहे मौद्रिक नीति तैयार करना हो तो यही है। तो भारतीय रिजर्व बैंक है जो भारत का मौद्रिक नीति, तो अगर आपसे पूछे भारत का मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है, तो ये आरबीआई ही है जो भारत का मौद्रिक नीति तैयार करता है। अगर आपसे पूछे आरबीआई मतलब मौद्रिक प्राधिकरण कौन सा है, तो यही है, जो मौद्रिक नीति यही तैयार करता है, तो ये क्या करता है? मौद्रिक प्राधिकरण है। आरबीआई को भारत का केंद्रीय बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी आरबीआई की? तो 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। नहीं, देखते हैं हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है, ये बताना है। तो आप जब पेमेंट करते होंगे तो वहाँ लिखा होता होगा NPCI, भीम ऐप देखिए वहाँ पर NPCI, तो इसको क्या कहता है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यही है जो भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है। एटीएम, ठीक है, तो याद रख लेंगे NPCI भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI। करें, जमशेदपुर में टाटा अभियंत्रण एवं लोकोमोटिव कंपनी टेल्को की स्थापना कब हुई थी? करें, टेल्को की स्थापना कब हुई थी? तो टेल्को की स्थापना 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945। टेल्को प्रारंभिक क्या उत्पाद इसका था? ये पहले बॉयलर का उत्पादन करता था। क्या है? बॉयलर का उत्पादन करता था। यहाँ से बॉयलर ब्रिटेन में जाता है। ठीक है, बाद में टेल्को का 2003 में नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? टाटा मोटर्स लिमिटेड, याद रखेंगे, टाटा मोटर्स लिमिटेड कर दिया गया, लिमिटेड। ठीक है, पहले 2003 में इसका नाम बदलकर टाटा मोटर्स लिमिटेड कर दिया गया। तो याद रखें 1945। देखते हैं हमारा क्या है। सतत विकास के लक्ष्यों को औपचारिक रूप से कब अपनाया गया? करें, जो सतत विकास का लक्ष्य है उसको औपचारिक रूप से कब अपनाया गया है, ये बताना है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा द्वारा या संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा यहाँ पर 2015 को, ठीक है, कौन सा दिन था? 25 सितंबर 2015, इसी के दिन 17 सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया गया। और ये जनवरी कब से प्रभावी हुआ? जनवरी 2016 से। ये क्या हुआ? ये जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ। अब इसका लक्ष्य क्या है? जो लक्ष्य होगा तो कोई डेट होगा, तो 2030 तक इसका डेट है। ठीक है, मतलब अब देखिए इसमें क्या क्या है, पढ़ लीजिए, हर बार पूछा जाता है। पहला कह रहा है नो पॉवर्टी, तो याद रख लेंगे यहाँ पर क्या है?
नो पावर्टी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि नो पावर्टी कौन सा है, तो नो पावर्टी पहला वाला गोल है। तो पहला वाला गोल क्या है, मतलब कोई भी भूखा ना रहे, वो मतलब कोई भी गरीब ना रहे। दूसरा क्या है, जीरो हंगर, कोई भूखा ना रहे। दूसरा क्या है, जीरो हंगर, याद रखेंगे जीरो हंगर, नो पावर्टी, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, हेल्थ एंड वेलबींग, हेल्थ ऐसे लिखा जाना हेल्थ। अब देखिए यहाँ तीन अक्षर हैं तो तीन यहाँ लिख दीजिए, तीसरा है आपका, ठीक है, हंगर, भूखा, तो हंगर माने भूखा ना, तो भूखा में दो अक्षर है तो दो लिख दीजिए। जो अक्षर है मैं उसी से बता रहा हूँ, कुछ अलग से दिमाग सोचने के नहीं बता रहा हूँ। नो पावर्टी, तो नो पी और पी ऐसे बनता है, एक भी ऐसे बनता है तो ऐसे लगा दीजिए पी पावर्टी। अब देखिए गुड हेल्थ वाला, हेल्थ आपका तीसरा हो गया। क्वालिटी एजुकेशन, तो क्वालिटी एजुकेशन आपका चौथे नंबर पे है, क्वालिटी एजुकेशन। पांचवा है जेंडर इक्वलिटी, तो याद रखेंगे जी, 5G, 5G मोबाइल आप पढ़ते नहीं, 5G मोबाइल हम यूज कर रहे हैं। आप कौन सा मोबाइल यूज करते हैं, 5G यूज कर रहे हैं, तो याद रखेंगे 5 जेंडर इक्वलिटी, 5 जेंडर इक्वलिटी। तो 5 क्या है, जेंडर इक्वलिटी। 6 क्या है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, कहते हैं ना छी कितना गंदा है, तो छी मतलब 6, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन 6 नंबर का है। 7 नंबर क्या क्या है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी है, 7 स्टार, कहते नहीं 7 स्टार, ठीक है, तो 7 स्टार होटल नहीं होता, 7 स्टार। तो याद रख लेंगे जो बड़े स्टार होते हैं वो अपना नंबर 7 से लिखते हैं, ठीक है, चाहे आप रोनाल्डो को देख लीजिए, धोनी को देख लीजिए, सब लोग 7 से, ठीक है, तो ऐसा 7 स्टार, तो स्टार याद रखेंगे 7 स्टार। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, आठवां, तो डिसेंट वर्क है, तो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कौन सा है, आठवां है। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, आई किससे बनता है, आई अल्फ़ाबेट पे 9 पे आता है, तो यहाँ इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो कभी भी आपसे पूछे इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर तो 9 बता दीजिएगा। करें रिड्यूस इनइक्वलिटी, रिड्यूस इनइक्वलिटी कौन सा है, 10वें नंबर का है। रिड्यूस इनइक्वलिटी मतलब कोई कह रहा मैं एक रहूँगा, कोई कह रहा मैं जीरो रहूँगा, तो सभी को एक ही रहना चाहिए, रिड्यूस करने देना चाहिए, 1 1 करना चाहिए, तो वहाँ पर 10वां है, याद रखेंगे रिड्यूस इनइक्वलिटी। सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ 11 नंबर है, तो याद रखेंगे सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, सब लोग एक साथ बैठ के रह रहे हैं, ठीक है। 12 नंबर का है रिजनेबल कंजप्शन एंड एयर एंड प्रोडक्शन, तो रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, ठीक है, तो ये आप कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन करें एंड प्रोडक्शन करें। 13वां क्या होता है, क्लाइमेट एक्शन, 13वां बहुत इंपॉर्टेंट है, करें क्लाइमेट एक्शन 13 है, ठीक है। लाइफ बिलो वाटर 14 है, लाइफ बिलो वाटर 14। 15 क्या है, 15 लाइफ एंड लैंड, लाइफ एंड लैंड है। छठा क्या है, प्लेस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, याद रखेंगे पीस एंड जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। 7वां क्या है, 16वां पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। 17वां पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। 17वां क्या है, पार्टनरशिप फॉर द गोल, ये याद रख लेंगे। लाइफ बिलो वाटर 14 है, 15 लाइफ ऑन लैंड, 15 क्या है, लाइफ एंड लैंड है, ठीक है। क्लाइमेट एक्शन 13 है, ठीक है, तो इतना एक बार और रिपीट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। चलते हैं, नहीं तो 50 क्वेश्चन में आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 के माध्यम से नागरिकों को गारंटी दी गई है, कौन सी गारंटी दी गई है नागरिकों को, 23 और 24 के माध्यम से ना, तो 23 और 24 के शोषण के खिलाफ की गारंटी दी गई, तो शोषण के खिलाफ की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी पर जर्मन, देखिए 23 क्या कहता है, कह रहे हैं मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक है, याद रखिए जबरन श्रम पर रोक है, मानव तस्करी, ठीक है, और जबरन श्रम पर रोक है। अनुच्छेद 24 में 24 क्या कहता है, कारखानों, ठीक है, कारखानों, दुकानों 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 आदमी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर प्रतिबंधित है, तो 14 वर्ष से कम जो बच्चे होंगे, यहाँ देखिए 24 है ना, तो यहाँ कारखानों और दुकानों में जो 14 वर्ष से कम बच्चे होंगे वो प्रतिबंधित, वो काम नहीं कर सकते हैं। और 23 में क्या कह रहा है, जबरन श्रम और मानव तस्करी, तो याद रखेंगे 23 में जबरन श्रम और मानव तस्करी, ठीक, तो ये याद रखेंगे, इस पर रोक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा 89 नंबर क्वेश्चन,
वर्चुअल मेमोरी की साइज किस पर निर्भर करती है? कहें जो वर्चुअल मेमोरी है इसकी साइड किस है, तो वर्चुअल मेमोरी की साइड किस मतलब साइज किस पर निर्भर करती है? तो इसका एड्रेस लाइंस पर निर्भर करती है। तो याद रखिए वर्चुअल मेमोरी की साइज एड्रेस लाइंस पर निर्भर। वर्चुअल मेमोरी क्या काम होता है, जैसे आपका रैम क्या होगा, फुल हो गया, अब आपका बचा नहीं है, तो वो वर्चुअल मेमोरी क्या करता है, उसको वर्क करता है ताकि आपका सिस्टम स्लो ना हो। ठीक है, तो याद रखें बाहर से यूज किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, वर्चुअल मेमोरी की साइज किस पर निर्भर करता है, एड्रेस लाइन पर निर्भर करता है। निम्न में कौन सा जिला ऊर्जा खनिज औद्योगिक कॉरिडोर तीनों की दृष्टि से 2025 में रणनीतिक महत्व रखता है? तो ऊर्जा, अच्छा बताइए, ऊर्जा अगर बात करता है, खनिज बात करता है, औद्योगिक को, अब ये मान लीजिए औद्योगिक कॉरिडोर नहीं पता है, ऊर्जा पता, खनिज पड़ रहा है। आपका कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो सोनभद्र के सिंगरौली में। खनिज आपके देखते हैं चूना पत्थर, ये सब बहुत ज़्यादा सिंगरौली में होता है, मतलब सोनभद्र में होता है। तो याद रख लेंगे सोनभद्र को उत्तर प्रदेश की ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है। ऊर्जा की राजधानी कौन सा है, आपका सोनभद्र। आपसे अगर कुछ कोई पूछे ऊर्जा की राजधानी कौन सा है, सोनभद्र, याद रख लेंगे। तो सोनभद्र में आपका ओबरा, ठीक है, तो आप देखते हैं ओबरा थर्मल पावर स्टेशन सोनभद्र में ही है, तो याद रखेंगे। ऊर्जा हुआ, खनिज हुआ, औद्योगिक कॉरिडोर, तीनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो सोनभद्र होगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करें, डीआई पढ़ते हैं। डीआई का क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं ताकि आपको दिखे। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कर रहे हैं, ये 91 नंबर का क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। कह रहे हैं किस वर्ष में सभी क्षेत्रों में एक साथ सर्वाधिक निवेश हुआ? कह रहे हैं कौन सा ऐसा वर्ष है जिसमें सभी क्षेत्रों में एक साथ मतलब एक साथ सर्वाधिक निवेश हुआ, किस वर्ष में? अब देखिए यहाँ करें 4 वर्ष, 2004, 5, 6, 7, 8, जब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको जल्दी मत किया करिए, ठीक है ना, इतना जोड़ घटाव किया करिए कुछ मत। अब यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, ऑप्शन 4 ही आपको चेक करना है, 5वां चेक नहीं करना है। अब हम एक एक ऑप्शन उठा लेते हैं, वो देख लेते हैं, बस सी वाला जैसे उठाते हैं। अब देखिए 2000 हम 4 पहले उठाते हैं। देखिए यहाँ क्या रखा है, किस वर्ष में सभी क्षेत्रों में एक साथ, सभी क्षेत्रों में, सभी क्षेत्र मतलब हमको कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और डिफेंस, तीनों क्षेत्रों को जोड़ना है। तो किस वर्ष में, 2004 उठाए हैं, सभी क्षेत्र मतलब ये भी जोड़ना, ये भी जोड़ना, ये भी जोड़ना, तीनों क्षेत्र जोड़ना है ना। तो हम क्या करेंगे 2004 में एक ऐसा नहीं जोड़ेंगे। देखिए अब अगर आपको तीनों जोड़ना है ऐसे जोड़ेंगे, 87.5 जोड़ेंगे, 120.41 और 247.76। देखिए ऐसे मत जोड़ा करिए, आप क्या किया करिए, इसको एक सिंपल फॉर्म में बना, जैसे 87 के आसपास कौन सा है ऐसे याद, ताकि जोड़ने में आसानी हो जाए, 87 ही जोड़ लीजिए, ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन में। ठीक है, इसको क्या कर दिए, 120 जोड़ लीजिए, 145 जोड़ लीजिए, 246 जोड़ लीजिए, ठीक है, ऐसे जोड़िए। ये सब जोड़ेंगे तो मतलब लगभग कह रहे हैं कि किसमें सर्वाधिक निवेश, तो वैसे ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पर कितना जोड़ेंगे आप, तो यहाँ पर 7 6 13, 8 2 10, 4 14, 1 15, 2 1 3 और 1 4, 400 क्या हो गया, 453 हो गया। ठीक है, ऐसे जोड़े। अब यहाँ पर 230 याद जोड़ लीजिए, यहाँ पर 121 याद जोड़ लीजिए, 2005 का रहा ना, और यहाँ पर 84, 85 है ना, 85 जोड़ लिया। तो 5 1 6, 3 2 5 8, 8 13, ठीक है, 2 1 3 1 4, 400 आपका 36 आ गया। तो यहाँ पर आपका 436 आ गया। अब यहाँ पर ये भी हो गया, ये भी हो गया, 2006 वाला जोड़ लेते हैं। 2006 में 2 4 5 1 9 0, यहाँ 3 बढ़ा दिए हैं, यहाँ पे, और यहाँ 80 जोड़ लीजिए, यहाँ घटा देते हैं, 5 9 और 17 4 21, 2 1 3 5, 500 यहाँ पर 15 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा बचा, 2007 बचा। तो 2007 में 80 और 200 ऐसे जोड़ लीजिए। ऐसे जब बहुत कम टाइम हो तो यहाँ जोड़िए 80 200,
280 और यहाँ पर 280 और 400 और 200 480 और 17 और जोड़ लीजिए तो 497 और मैं थोड़ा सा कम जोड़े हैं तो लगभग 500 जोड़ लीजिए। ठीक है, तो एक 500 553 है, 436 है, 515 है। तो आप कह रहे हैं यहाँ पर कह रहे हैं सर्वाधिक निवेश हुआ है, कब सबसे ज़्यादा निवेश हुआ है? तो 2004 में हम देख रहे हैं क्या है यहाँ पर, किस क्षेत्र में, मतलब कब सबसे ज़्यादा, किस किस बार सबसे ज़्यादा निवेश हुआ है। ठीक है, तो ये वाला आपका कौन सा था? 2006 वाला था ना, तो दो ये भी लिख दीजिएगा, ये 2006 वाला था। तो यही आपका, क्योंकि एक आपका 2004 वाला था और ये 2005 वाला था। ठीक है, ये 2006 वाला था और एक तो वैसे जोड़ दिए थे, 500 आ गया था 2007 वाला। तो 2006 वाले में सबसे ज़्यादा क्या हुआ है? निवेश हुआ है। तो सिर्फ आपको ऐसे ऐसे जोड़ देना है बस। ठीक है, तो यहाँ पर 2006 में क्या है, 515 आ गया ना। देखिए आसपास भी कोई नहीं आ रहा है, तो अगर ऐसे ही आप जोड़ देंगे, मुजबानी जोड़ दिया करिए, ये आप मतलब जो ये आपका पॉइंट है इसको हटा दिया करिए। ठीक है, 121 लिखा है 120 लिख दीजिए, तब वैसे मुजबानी जोड़ दीजिए, लिखिए उखिए मत, मैं तो यहाँ लिख के समझा दिया, आप लिखिए उखिए मत, वैसे ही जोड़ दिया करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ हो गया। अब यहाँ सभी वर्षों में एक साथ और विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश में अंतर ज्ञात कीजिए। करें सभी वर्षों में एक साथ रक्षा और विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश में अंतर ज्ञात कीजिए। करें सभी क्षेत्रों में, पहले रक्षा वाला हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हटाइए, हम एक बार हम बता देते हैं यहाँ पर आसानी से हर चीज़। देखिए डीआई बहुत सिंपल होती है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ करें, अब हर चीज़ों को ध्यान से पढ़ा करिए। करें सभी वर्षों में, अब हमको सभी वर्ष मतलब यहाँ क्वेश्चन पढ़िए, सभी वर्षों मतलब हमको सभी वर्ष करा है, इसका मतलब हमको न 4 छोड़ना है न 7 छोड़ना, हमको हर चीज़ याद करना है। तो 4 5 6 7 8 मतलब आपको ये 5 जो साल दिया है इस 5 साल में करना है। तो याद रखेंगे पाँचों साल में रक्षा वाला, तो रक्षा वाला कौन सा? हरा वाला है, तो हरा वाला पूरा हम जोड़ लेंगे। तो हरा वाला अगर हम पूरा जोड़ते हैं, यहाँ पूरा जोड़ना पड़ेगा क्योंकि एक पॉइंट निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर क्या है, ये कौन सा 92 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूरा अगर हम जोड़ते हैं तो क्या जोड़ें, पहले हम जोड़ते हैं 2 4 7.76। ठीक है, फिर 2 2 3.84, 2 4 3.67, 2 1 7.46, 2 1 9.66। अब देखिए ये सभी वर्ष भी हो गया और सब रक्षा वाला हो गया, रक्षा वाला ही ना। तो और हमको यहाँ कुछ तो किया नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ करें विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग वाला ये वाला सिस्टम है। मैन्युफैक्चरिंग वाला कौन सा है? ब्लू वाला। अब हम इसको पूरा जोड़ लेंगे, पूरा जोड़ने पर यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 4 10 7 16 16 और 6 22 4 26। ठीक है, और ये 8 7 15 15 6 21 15 6 21 4 25 25 6 31 6 4 10 7 10 7 17 7 6 7 6 4 10 7 17 17 17 और 6 23 23 और 4 27, यहाँ 7 होना चाहिए। ठीक है, 7 और ये कितना होना चाहिए? यहाँ पर कितना आया था? यहाँ पर 8 7 15 15 6 15 6 21 21 4 25 25 6 31 2 33 3। ठीक है, अब यहाँ पर 7 3 10 3 13 7 3 10 3 13 20 29 29 29 और 3 32 2 आ जाएगा यहाँ पर ना। 4 2 6 6 4 10 10 11 1 12 3 15 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 11 52 3 4। तो 11 52 3 4 आ गया। अब यहाँ पर देखते ये वाला दे, अब करें विनिर्माण का पूरा जोड़ लीजिए, ये वाला जोड़ लीजिए, ये वाला
तो यहाँ पर 87.5 प्लस 84.45 प्लस 81.23 प्लस 80.76 प्लस 98.14। अब पूरा अगर जोड़ लेंगे तो पूरा आपका कितना आ रहा है कि 432.08 है ना। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि निवेश में अंतर ज्ञात कीजिए। निवेश में अंतर, तो अंतर 11 में से इतना घटा देंगे, तो कितना घटाएंगे 11 में से? 1152.37 हाँ माइनस 432.08। तो ये कितना हमारा बन रहा है? तो हमारा ये बन रहा है लगभग 700 ना, 11/7, तो यहाँ पर कितना बनेगा? 720.29 लाख। ठीक, ये थोड़ा जल्दी में कर दे रहा हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम है समय। तो ये देखिए, इसमें से क्या कह रहा है? सभी वर्षों में रक्षा और विनिर्माण क्षेत्र में, ठीक है, यही सभी वर्षों में विनिर्माण भी कर दिया है। तो अंतर ज्ञात कीजिए, तो रक्षा वाला जोड़ेंगे पूरा, ऊपर रक्षा वाला हम पूरा जोड़ लिए, फिर विनिर्माण वाला पूरा जोड़ लिए, 720.29 कहीं है, 720.29। ये देखिए यहाँ पर ये सी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। बस ऐसे ही करना है, तो अंतर बताना था बस। नहीं, देखते हैं हमारा क्या है। अब यहाँ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? किस वर्ष में सेवा क्षेत्र में हुआ निवेश 5 वर्षों के कालखंड के क्षेत्र के दौरान औसतम निवेश के सन्निकट है? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। अब हम कह रहे हैं औसतन निवेश, सेवा क्षेत्र में हुए औसतन, अभी हम सेवा क्षेत्र का औसत पहले निकाल लेंगे। औसत कितना निकालेंगे? सेवा क्षेत्र में ये जो सर्विस वाला सेक्टर है, इसका पूरा जोड़ के, और जितना रहेगा कितना है, 1 2 3 4 5, और पाँचों से नीचे भाग दे देंगे। तो हम पहले जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने 120.41 प्लस 121.47 प्लस 187.98 प्लस 205.67 प्लस 119.35। अब इसमें क्या होता है, इसको जितने रहते हैं, कहाँ कितने हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5, 5 हैं, तो 5 से हम जब औसत पूछे तो जितने रहें उससे डिवाइड कर दें। तो अगर हम पूरा जोड़ के इसके बाद हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 754.88/5, ये तो जोड़ लेंगे ही, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ यही कैलकुलेशन है। डीआई मतलब कैलकुलेशन आप करिए, कुछ जो दिमाग नहीं लगता, खाली कैलकुलेशन करना रहता है। तो जो ये कर लिए, इसके बाद आप क्या करेंगे, जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 1 के एक ही बार जाएगा, 7 1 के 7, 2 हो गया, वो 5 1 के 5, 2 हो गया, 55 25 हो गया, 0 और 0.9, इतना 150। अब हमसे क्या कह रहे हैं कि किस वर्ष में सेवाओं के क्षेत्र में हुआ निवेश 5 वर्षों के कालखंड के दौरान सेवाओं क्षेत्र में किस के निकट है? अब देखिए, यही 150 यही करें, किसके निकट ज़्यादा है? 120 के निकट है 150 कि 121 के निकट है? यहाँ पर लगभग 30 हो जा रहा है दोनों में, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो रहा है? 150 लगभग 87, 5 दिन किसके निवेश के सबसे निकट है? तो यहाँ भी लगभग कितना हो जा रहा है? 50 80, यहाँ भी बहुत ज़्यादा हो, लगभग 40 जा रहा है। यहाँ पर 205 हो रहा है और 119 हो रहा है। तो किसके सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पर निकट है, ये बताना है। 2187.8, तो 150 यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ कितना हो रहा है? 187, 150 कितना है? 150. ठीक, तो यहाँ पर क्या था आपका? 30 यहाँ था, 30, इससे तो वो कम ही होगा आपका, ये ज़्यादा ही होगा, ये कम हो। और आपका क्या है यहाँ पे? यहाँ पे 37 लगभग हो जाता है। यहाँ पर ये तो 150 से तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, लगभग 55 हो जा रहा है, 55 37। और यहाँ पर आपका 29 आ जाता है, 121 29, और यहाँ 30 आ जाता है। तो यहाँ करें कहाँ पर सबसे ज़्यादा? तो 2005 तो है ही नहीं ऑप्शन में, 5 तो हमें देखना ही नहीं है। जब 5 नहीं है तो हम 2004 ही तो लेंगे, क्योंकि ये आपका 121
यहाँ 100, ये क्या है, 1 मिनट देखना, 121 है ना, तो यहाँ पर 121 है, तो यहाँ पर लगभग 29 हो जाता है, ये आपका हाँ 29 हो जाएगा। तो ये तो हाँ 2005 है ही नहीं है ऑप्शन में। अच्छा, उपयुक्त में से कोई नहीं है ना, तो ई वाला हो ही जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये अब डी, ये ई वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 2005 वाला है सही ना, तो 2005 वाला इसमें कोई दिया ही नहीं है, तो 2 ई वाला आंसर सही होगा। किस वर्ष में रक्षा क्षेत्र में निवेश शेयर प्रतिशत उसी वर्ष सभी 3 क्षेत्रों में निवेश की तुलना में न्यूनतम था? किस वर्ष में रक्षा क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं? अब देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं किस वर्ष में रक्षा क्षेत्र में निवेश। अब पहले हम कौन सा लेते हैं, ऑप्शन से लेकर चलेंगे। 2005 में हम रक्षा क्षेत्र में निवेश देखते हैं, तो यहाँ पर हम पहले इसको हटाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपका वीडियो लंबा होगा, देख लीजिएगा। करें 2005 में रक्षा क्षेत्र में निवेश, तो 2005 की अगर हम बात करते हैं, हम डिफेंस क्षेत्र में कितना जा रहा है, 233 जा रहा है, तो 233.84 कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में निवेश का शेयर परसेंट लगाना है, तो परसेंट मतलब क्या है, हमारा यहाँ 100 लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसी वर्ष सभी 3 वर्षों में, अब उसी वर्ष 2005 के तो ये तो लिख दिए, अब उसी वर्ष में सभी 3 वाला, तीनों ही तो जोड़ेंगे, तो उसी वर्ष सभी 3 वर्षों में हुए निवेश की तुलना मतलब नीचे रखना है इसको, तो इस तुलना जब होता है तब नीचे, तो 2 ऐसे इसको भी जोड़ लेंगे। कितना यहाँ पर उसी वर्ष, रुकिए, उसी वर्ष सभी 3 वर्षों में हुए निवेश, करें उसी वर्ष सभी 3 वर्षों में हुए निवेश, तो कितना है, 84.45 प्लस 121.47 प्लस 223.84। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर जो ये है और ये, अब जब इसको हम मतलब सॉल्व करेंगे, तो हमारा ये कितना आ रहा है, 52.08। ठीक है, परसेंट, तो 52.08 आ रहा है। ठीक है, विकल्प आपका 1 से, टी वाले थे। ठीक है, किससे, 52.08। अब कहे 2007 में देखेंगे, तो 2007 में भी किस में रखेंगे, 217 यहाँ रख देंगे, 10×4=6, उसके बाद उसी वर्ष सब रखेंगे, तो 205.67 प्लस 80.76 ये, और फिर 217 नहीं और रख देंगे, 217.46 गुणे 100। ठीक है, तो ये करेंगे, तो ये इसका कितना आ रहा है, 2000 और कौन सा वाला था, 2007 वाला, तो हम 2000 अगर हम 7 देखते हैं, तो इसका 43.15 आ रहा है। ठीक है, इसका 43, 2006 का कितना आ रहा है, 2006 वाला भी ऐसे रख देंगे, इसको ऊपर कर देंगे और तीनों को जोड़ के नीचे रख देंगे, तो इसका कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, तो 2006 में आपका 47.51 आ रहा है, और इसका कितना आ रहा है, 2000 कितना 6 में, हाँ इसका 43 आ रहा था ना, ये इसका आपका 43.15 आ रहा था, इसका 43.15 आ रहा, 47। ठीक है, इसका 52। ठीक है, कह रहे हैं क्या, तुलना में न्यूनतम था, कह रहे हैं न्यूनतम बताना है 2008 का, और हम देख लेते हैं, इसके बाद हमारा न्यूनतम पता चल जाएगा। तो 2008 का कहाँ गए, यहाँ, तो 219 ये ऊपर रखेंगे और तीनों जोड़ के नीचे कूड़े 100 कर देंगे, तो इसका कितना आ रहा है, इसका लगभग 50.24% आ रहा है। तो सबसे कम किसका आ रहा था, तो सबसे कम 2007 का आ रहा था, जो 43 था, और इसका 47 आ गया था 6 का, इसका 52 आ गया था, इसका 50 आ गया था 8 का, तो इसका किसका था, सबसे ज़्यादा कम किसका था, तो 2007 का, तो यहाँ बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, 2007 का सबसे कम। सभी वर्षों में विनिर्माण क्षेत्र का औसत ज्ञात कीजिए, करें सभी वर्षों में विनिर्माण क्षेत्र का औसत ज्ञात कीजिए, तो ये भी सिंपल ही क्वेश्चन है। अभी जो हमने बताया उसको, उसका सिर्फ मेथड आप समझ जाइए, थोड़ा हमने जल्दी करवा दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन आप मेथड आप समझ जाइए कि
अगर आपसे पूछ रहा है रक्षा क्षेत्र में निवेश का शेयर, तो रक्षा क्षेत्र में ऊपर रख दीजिए। करें उसी वर्ष सभी 3 वर्षों में, उसी वर्ष सभी 3 वर्षों को जोड़ के नीचे रख दीजिए, गुणे 100 कर दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, जब टाइम रहेगा तो मैं बढ़िया सॉल्व करके भी बता दूंगा। करें सभी वर्षों में बी निर्माण मैन्युफैक्चरिंग, सभी वर्षों में, मैन्युफैक्चरिंग मतलब नीला वाला लेके चलना है। तो सभी वर्षों में क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, अभी तो आप जोड़े थे शायद, ये एक बार और देख लेते, 87.4, फिर 84.45 प्लस 81.23 प्लस 80.76। हमेशा ना जब जोड़ लिया करिए एक बार, तो उसको आपके कॉपी में हमेशा देखा करिए कौन सा हम जोड़ लिए हैं, नहीं तो आपको बार बार जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हर बार में लगभग कहीं कहीं कुछ न कुछ तो पूछा ही रहेगा। तो इसका पूरा अभी कितना जोड़े थे, जब हम 1100 आया था, 400 से भाग कर रहे थे ना, तो 432 आया था, 0.08 पूरे का। 5 से भाग करेंगे, औसत पूछ रहा है तो 1 2 3 4 5 है, नीचे 5 लिख देंगे। करेंगे औसत ज्ञात करना है, परसेंट वर्सेंट नहीं, खाली औसत, बटे 5, तो कितना हो जाएगा, 86.41 हो जाएगा। ठीक है, इसका 86.41 हमने देखते हैं। अब करें रॉयल इनफील्ड का, ये देखिए पाई चार्ट में दिया गया है सभी मोटर बाइक का। ठीक है, करें रॉयल इनफील्ड का बाजार हिस्सेदारी का परसेंट कितना है, रॉयल इनफील्ड का बाजार हिस्सेदारी बताएंगे। ठीक है, कि रॉयल इनफील्ड का बाजार, अब देखिए अगर हम पूरा पाई चार्ट से देखते हैं तो कुल बाजार हिस्सेदारी कितना है, तो कुल बाजार हिस्सेदारी की बात अगर हम करें तो देखिए ये पूरा जोड़ेंगे, कुल बाजार हिस्सेदारी कितना पहले जोड़ेंगे, 4.2 यमहा है, तो 4.2, फिर कितना है 13.5 क्या है टीवीएस है, फिर क्या है हीरो मोटो 35 हो गया, 35.3, ये कितना हो गया 25.1 हो गया, फिर ये 19.2 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका अगर हम पूरा जोड़ेंगे तो पूरा जोड़ने पर सिर्फ आपका रॉयल इनफील्ड का इतना बच रहा है। ठीक है, अगर इतना और हो जाता, रॉयल इनफील्ड का पता चल जाता, तो 100 तो पूरा है, ये क्योंकि परसेंट लगा है ना, तो इतना जोड़ के जितना आ रहा है 100 से घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रॉयल इनफील्ड का कितना है। तो पूरा अगर हम जोड़ने पर हमारा कितना आता है, 97.3% आ रहा है, जोड़ लीजिएगा तो पूरा 97.3 आएगा। फिर पूरा तो 100 होता ही है क्योंकि परसेंट दिया गया ना, तो 100 में से आप 97.3 घटा दीजिएगा, तो कितना रॉयल इनफील्ड का पूरा आ जाएगा, कितना है, तो रॉयल इनफील्ड का कितना है 2.7%। तो याद रखेंगे 2 कहें रॉयल इनफील्ड की बाजार हिस्सेदारी का परसेंट कितना है, तो 2.7%। यहाँ क्या कह रहा है ना, तो रॉयल इनफील्ड ये बीच वाला एरिया ना, 100 पूरा है, तो पूरे में से इतना घटा देंगे तो पता नहीं चल जाएगा, मतलब 100 पूरा है तो पूरे में से जो इतना है ये वाला घटाइए तो इतना पता चल जाएगा, इतना घटाना तो इतना पता चल जाएगा, बस 2.7 हो गया। कर होंडा मोटरसाइकिल, स्कूटी इंडिया और टीवीएस मोटर्स की कुल हिस्सेदारी किस कंपनी की बाजार हिस्सेदारी से लगभग दोगुनी है, तो तीनों जोड़ दीजिए। ठीक है, किसके, होंडा मोटर एक ही है, ये होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर ये एक ही है। ठीक है, मैं सोचा दो है, दोनों को जोड़ दीजिए, होंडा मोटरसाइकिल एंड इंडिया ये एक ही है। ठीक है, एक ये जोड़ दीजिए और एक ये टीवीएस मोटर्स, तो इसको कितना जोड़ेंगे, होंडा मोटरसाइकिल कितना है, होंडा मोटरसाइकिल कहाँ पे लिखा गया है, ये 25.1%, कितना है याद रखेंगे, 25.1 प्लस क्या रखेंगे, प्लस किसकी से, टीवीएस मोटर, टीवीएस कहाँ पे है, ये 13.5। ठीक है, 5 1 6 5 3 8 2 1 3, कितना है 38.6, किससे क्या कर रहे हैं, किस कंपनी की बाजार हिस्सेदारी से लगभग दोगुना, मतलब ये 19 उसका है तो ये दोगुना हो गया है, तो 19 किसका है, तो 19 यहाँ पर बजाज ऑटो का है, तो बजाज ऑटो का अगर 19 है तो इसका 38 नहीं है, तो इसका बजाज ऑटो का है, 19 से 38 हो गया, बस इतना आपको करना है। अब यहाँ पर देखते हैं 44 नंबर का क्वेश्चन,
कह रहे हैं पाई चार्ट में यमहा इंडिया और हीरो मोटोकॉर्प्स की बाजार हिस्सेदारी कवर किए जाने का अंश कितना है। अंश मतलब जब भी अंश की बात करें तब हमेशा दिमाग में 360 रखना है, ठीक है। अंश की बात करें 360। तो यमहा इंडिया, यमहा कहाँ है, तो यमहा आपका कहाँ पे पड़ेगा, यमहा ये देखिए 4.2, तो 4.2, ठीक है। परसेंट को परसेंट दिया गया है तो परसेंट को नीचे, क्योंकि अंश दिया गया है तो अंश की यहाँ पर पावर होगी तो ये बगल में बैठेगा, ठीक है। अंश दिया गया है तो अंश अगर निकालने को दिया गया है तो अंश बगल में बैठेगा, ये याद रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। ये हटा दीजिए, यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर अब 100 हो गया और ये, ठीक है। तो ये जब आप पूरा काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा लगभग आपका, ठीक है, लगभग आपका आ जाएगा, ये इधर 50 हो गया, ये 18 हो गया, ये 25 हो गया, ये 9 हो गया, तो ये हो गया 9 दूनी 18 के 8, 9 चौक 36, 137/25, 25 25 एक के 25, ठीक है। 25 आपका एक के 25, 25 पंचे 2, हाँ 5 1 2, ठीक है, 15.12 आ जाएगा। यह हो गया इसका। कर रहे हैं कि यमहा इंडिया और हीरो मोट की कवर किए जाने की हिस्सेदारी कुल कितना है, तो ये 15 हो गया। और हीरो मोटोकॉर्प देखिए, हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर 35.3% है, तो 100 लिख दीजिए नीचे। अब अंश कह रहा है तो अंश बगल में रहेगा, जब भी अंश कहे तो अंश बगल में रखिए, तो इसको यहाँ काट दीजिए, इसको एक करिए, एक और बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये आपका जो कट पिट के आएगा 127, ठीक है, 127.08 आएगा, ठीक है। अब ये 127.08 कितना हो गया, 10 1 1 2 .75 12, 2 1 3 1 4 1, कितना 142.2, कहीं यहाँ है 142, हाँ 142.2 है, बस इतना ये याद रख लेंगे, ठीक है। 99, बस यही करना है। करें इस कवर किए जाने का अंश, मतलब यमहा इंडिया और हीरो मोटोकॉर्प की बाजार हिस्सेदारी कवर किए जाने का अंश क्या है। अब करें सबसे अधिक बाजार हिस्सेदारी वाली 3 कंपनियों को मिलाकर पूल ए में रखा जाता है। सबसे अधिक बाजार हिस्सेदारी वाली कंपनियों को 3 कंपनियों को मिलाकर पूल ए में रखा जाता है। यहाँ पर तो पूल ए में कौन कौन सी कंपनियाँ है, यहाँ पर तो पूल ए में कौन सी कंपनी, ये वाली और ये वाली, और कौन सी है, ये वाली, ये तीनों कंपनियां सबसे ज़्यादा बाजार हिस्सेदारी रख रही हैं। तो कौन कौन से, देखो 35 25 19 सब मिला के कितना हो गया, 25 35 19 सब मिला के आपका 79.6 हो गया, ठीक है। अब कह रहे हैं पूल ए में, पूल बी में क्या है, शेष कंपनियां, शेष मिलाकर बी में रखा जाता है। शेष कितना बचा है, तो 4.2 बचा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 4.2 हो गया, ये 13.5 बचा है, 4.2 13.5, और आपका कौन बचा है, जो रॉयल इनफील्ड की हिस्सेदारी आई थी 2.7 वो बचा है। तो मिनिमम वाले एक 3 में डाल दीजिए और मैक्सिमम वाले 3 में और डाल दीजिए, तो 6 है ही हैं, तो 6 आपको डाल देना है। तो अगर मिनिमम वाले देखेंगे तो मिनिमम वाला सब कितना आ जाएगा, 20.4 आ जाता है, ठीक है। कितना, 20 आपका 4 आ जाता है। कह रहे हैं अब क्या है, पूल ए और बी के क्षेत्रफल डिग्री के बीच में लगभग कितना अंतर। अब डिग्री पूछा है, अंतर पूछा है और डिग्री, अंतर अब 20 में से 79 थोड़ी घटाएंगे, 79 में से तो 20 ही घटाएंगे, तो 79 आपका क्या हो जाएगा, 79.6, और क्या यहाँ पर 20.4 बटे, अब क्या कर रहा है कि क्षेत्र डिग्री में, डिग्री मतलब क्या है, अब यहाँ पर यहाँ 360 लिखना ही पड़ेगा, डिग्री या अंश कहे तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे क्या है आपका 100 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब परसेंट में था, 79 6 20 4% में था, तो परसेंट यहाँ लिख दीजिएगा बस। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, जब घटाएंगे 79.6 माइनस 20.4, तो ये आ जाएगा 59.2/100, ठीक है, गुणे 360 हो जाएगा, बस इसको कितना हो जाएगा लगभग 213।
213 घटाएंगे जोड़ेंगे तो आपका मतलब ओवरली मैक्सिमम वहाँ तक पहुँच जाया करिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं, उतना आ जाता है। अब देखिए 213 के आसपास भी कोई नहीं है। तो ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। कह रहे हैं पाई चार्ट के माध्यम से करना है। यामाहा इंडिया और हीरो मोटोकॉर्प के बीच हिस्सेदारी में अंतर परसेंट में ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आप 360 वोट नहीं लगाएंगे, ठीक है। कह रहे हैं यामाहा इंडिया और हीरो मोटोकॉर्प। तो यामाहा इंडिया का कितना है, तो यामाहा इंडिया का जो अभी आपका है, कहाँ गया यामाहा इंडिया, यामाहा इंडिया मोटोकॉर्प होंडा मोटरसाइकिल यामाहा इंडिया, ठीक है। वो यामाहा इंडिया का 4.2% है। और क्या कह रहा है हीरो मोटोकॉर्प, तो हीरो मोटोकॉर्प कहाँ है, हीरो मोटोकॉर्प 35.3% है, ठीक है। तो इस कह रहे हैं इसका अंतर क्या होगा, अंतर, तो अंतर कितना हो जाएगा 31.1%। कर यामाहा इंडिया हीरो मोटोकॉर्प बीच में हिस्सेदारी में अंतर परसेंट में, दोनों ही परसेंट में है तो हमको बताना नहीं परसेंट में, तो 31.1%, ठीक है। तो सिर्फ हिस्सेदारी पूछा था, घटा दीजिए 31.1% हो गया। बस इतना ही आपको यहाँ पर करना है। यामाहा इंडिया हीरो मोटोकॉर्प के बीच हिस्सेदारी 31.1% ये है। बस 100 क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा डिटेल में हम पढ़ाते हैं, इसीलिए आपको 100 क्वेश्चन एक दिन में करवाना बहुत ही मुश्किल होगा। आप 50-50 ही क्वेश्चन लेके चलिए, 50 क्वेश्चन एक दिन में, 50 क्वेश्चन अगले दिन में, तो आपका एक क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगेगा आपने हमने कुछ मेहनत किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। अभी मैं इसका कोई एक फिक्स टाइमिंग बना देता हूँ ताकि आप उसी टाइम देख लेंगे, ठीक है। 1-2 दिन में आपको फिक्स टाइम मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।